सर आपकी रनिंग के जर्नी के बारे में मुझे जानना है क्योंकि मैंने सुना है आपने सब 4 किया हुआ है. आई डोंट नो मैं कैसे दौड़ा. कोई बिगिनर है एंड वांट्स टू स्टार्ट रनिंग, हाउ शुड बी हिज फर्स्ट वीक लुक लाइक? मसल्स को स्ट्रांग बनाइए. द डे इट बिकम्स योर हैबिट देन द एक्ट बिकम्स इजियर फॉर यू. VO2 मैक्स एक टर्म यूज होता है. अब आप बोलोगे मैक्सिमम हार्ट रेट क्या होता है? 5 ऐसी चीजें आप बताइए जो उनको डेली लाइफ में करनी चाहिए. तो सेल्फ टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ टॉक इज द ओनली थिंग विच इज इम्पोर्टेंट. हर कोई चाहता तो अपने मन में बहुत कुछ है कि ये पाना है, माँ की आशीर्वाद की जो शक्ति है वो दिखती नहीं है. बट हर कोई हासिल नहीं कर पाता है. सारा गेम माइंड का. तो सर माइंड को कैसे कंट्रोल करें? कई बार ऐसा होता है कि माइंड आपको जिंदगी भर धोखा देके होता है. जिंदगी का जो ओरिजिनल रूप है ना, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्ट्रैटेजी रूम बाय रिद्धि. आज के गेस्ट बहुत स्पेशल है. आर्मी में थे, फिर बने एडिटर नव भारत टाइम्स मुंबई के, और साथ में एक अल्ट्रा मैराथन रनर है और अब एक रनिंग कोच भी. ये सब एक ही इंसान में है. आज हम बात करेंगे रनिंग के साइंस की, स्ट्रेस की, माइंड की और फिटनेस की, रियल और प्रैक्टिकल. अगर आप सोचते हैं कि फिटनेस आपके लिए नहीं है तो ये एपिसोड आप ज़रूर देखिए. सुंदर जी, वेलकम टू माय शो. थैंक यू सो मच. तो सर सबसे पहले आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगी. तो आप अभी एडिटर है एट नवभारत टाइम्स, प्लस आप एक अल्ट्रा मैराथन रनर है. आप नॉवेल्स भी लिखते हो, स्टोरीज भी लिख रहे हो. सो आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, तो थोड़ा सब ऑडियंस को बताइए. देखिए रिद्धि जी, क्या है कि पहले मैं इंडियन आर्मी में था. बड़ी कहानी बड़ी रोचक है क्योंकि बिल्कुल. उसमें इतने उतार चढ़ाव हैं, घुमाव हैं कि कई बार लोगों को यकीन नहीं होता. क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि मैं नवभारत टाइम का संपादक हूं, लेकिन मैंने पत्रकारिता में कोई फॉर्मल पढ़ाई नहीं की है. नो जर्नलिज्म का कोई मेरे पास फॉर्मल डिग्री नहीं है. ओके. पढ़ाई मैंने BSc किया है और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट डिप्लोमा किया था इंडियन आर्मी छोड़ने के बाद. अच्छा. तो कहानी इस तरह से शुरू होती है कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और जब मैं क्लास 9th में था तो पहली बार मैंने कविता लिखी थी एक डेड बॉडी को देख के. क्योंकि उत्तराखंड में क्या होता है ना कि लोग शराब बहुत पीते थे उन दिनों पे, आज भी थोड़ा कम हो गया होगा. तो समबडी डाइड शराब पीते हुए. और वहाँ पर मैं भाई और मैं अकेले किराए पर कमरे पर रहते थे. हम लोग दोनों भाई, मैं और अच्छा. मेरा बड़ा भाई, ओके. फैमिली से दूर रहते थे हम लोग. तो मैंने कविता लिखी और कविता जो है वो लोकल अखबारों में छपी और वहाँ से मेरा लिखने की ओर रुझान जागा और मैं उस छोटे से शहर पिथौरागढ़ में एक युवा कवि के रूप में जाने लगा. वाह. सो मैंने बाबा नागार्जुन जो कि हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं उनका वहाँ पर इंटरव्यू किया. मैंने सुंदरलाल बहुगुणा जी से पहला इंटरव्यू साक्षात्कार कॉलेज फर्स्ट ईयर में कर लिया था. और लेकिन मेरे पिताजी जो थे वो इंडियन आर्मी में सिपाही थे एंड ही वांटेड टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर. अच्छा. तो वो उन्होंने 7 बार सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू दिया जो कि बहुत टफ माना जाता है. ओके. और अनफॉर्चुनेटली वो 7 बार सक्सेसफुल नहीं हुए. सेलेक्ट नहीं हुए. और 7वीं बार उनको इतना भरोसा था कि भाई मैं इसमें कामयाब रहूँगा. उन्होंने हमारे गांव में एक नया घर बना दिया पार्टी देने के लिए. ही वॉज सो कन्विंस कि मेरा होना ही होना है. होना ही है. राइट. ही वॉज इन कोर ऑफ सिग्नल्स. तो लेकिन जब वो नहीं हुआ तो ही लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस काइंड ऑफ ओके. तो मुझे याद है कि घर पे वो कुछ अजीब अजीब जैसी बातें करने लगे थे कि दीवारों के कान होते हैं, दीवार सुन रही है, इस टाइप की बातें. और कुछ मम्मी और पिताजी के बीच भी सीन होते थे. तो वो मेरे मन में बड़े सिंक हो गए मतलब. और कई बार मुझे याद आते थे. तो जब ये बात आई कि करियर चुनने की बात आई 12th के आसपास, तो मुझे लगा कि यार पिताजी ने जो काम नहीं किया पहले मुझे वो काम करना चाहिए. उनका सपना पूरा करना उनका है. सपना पूरा करना बिल्कुल. चाहिए. तो मेरा एक उपन्यास है, उसका नाम है पत्थर पर धूप. पूरी कहानी है उसमें ये. ओके. तो मैंने फर्स्ट टाइम में ही NDA का एग्ज़ाम दिया था, मैं क्वालिफाई नहीं हुआ था. बट CDS के एग्ज़ाम में मैं क्वालिफाई हुआ. अच्छा. हालांकि जब मैं UPSC जब इसका रिजल्ट आया था, UPSC की बिल्डिंग के बाहर एक वो लगता है जो बिल्कुल. लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हाँ, जो सिलेक्ट. करेक्ट. तो जब मैं स्टार्ट से जब चलना शुरू हुआ तो बहुत मुश्किल हुई क्योंकि मिल ही नहीं रहा था. अच्छा. और अंत में जाके 400 लोगों का सिलेक्शन हुआ था तो 398 पे मेरा नाम था. और उसके नीचे जो दूसरा बंदा था एक विकास रावत. बाद में जब ट्रेनिंग हुई हमारी और जब हम पास आउट हुए तो हम दोनों जो है वो ओहदेदार थे, मतलब हमको रैंक मिला हुआ था. हम ऊपर के टॉप 20 में शामिल हुए थे. अरे मतलब वाह. वहाँ पर लिस्ट में हम सबसे नीचे लास्ट थे. थे. तो मैंने इंडियन आर्मी में सर्व किया कोर ऑफ इंजीनियर्स में. एंड 5 साल जब पूरे हुए तो मुझे लगा कि अब पिताजी का सपना मैंने पूरा कर लिया. और फॉर्चुनेटली मुझे एक्सपोजर बहुत मिला. मैं यूनाइटेड पीस कीपिंग ऑपरेशन इन सोमालिया वहाँ पर 1.5 साल रहा.
वाह। और वहाँ पर 26 देशों की आर्मी थी और पाकिस्तानी आर्मी, यूएस आर्मी। तो जिसको बोलते हैं ना, हम लोग जब फौज में ट्रेनिंग कर रहे थे तो हम बात करते थे कि यार अगर एक्शन देखने को नहीं मिला, क्योंकि देखो फौज की एक मेंटेलिटी होती है, बिल्कुल। तो हमको डर बिल्कुल लगता नहीं था। हाँ। और सोमालिया में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पर कि मैंने गोलियां चल रही थी, अचानक हमारे ऊपर फायर हो गया और मुझे याद है कि जस्ट अ थॉट केम टू माय माइंड कि सड़क पर जो पोस्ट है वहाँ पर मेरे जवान रहते हैं, हम्म। उनको कहीं कुछ हो तो नहीं गया। ओह। और मैं अपना वेपन लेके, उन दिनों हमारे पास AK-47 मिली थी, नहीं नहीं, अच्छा ओह। AK-47 में क्या है कि थोड़ी लाइट होती है वो, और अच्छा। जहाँ पर निशान लगा दिया ना आपने, किसी के माथे पर निशान लगा दिया तो वो खोपड़ी फूट जाएगी उसकी, तरबूज की तरह। वो इतना करेक्ट निशान लगता था उससे। राइट। तो इसीलिए आप अमेरिकन आर्मी के पास बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होते हैं, इसलिए वो लोग ट्रिगर हैप्पी होते हैं, मतलब जहाँ मौका मिलता है ट्रिगर दबा देते हैं। हम्म। लेकिन हम लोग थोड़ा सा थोड़ा सोचते हैं कि किसी की जान लेने से पहले बिल्कुल बिल्कुल। एक हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि हम लोगों में वो है। तो एक्शन भी देखने को मिला, तो जो इतना एक्सपोजर मिला तो मुझे लगा कि यार अब अपना टाइम आ गया जब मुझे अपने सपने के पीछे भागना चाहिए और किसी तरह राइटर बनना चाहिए और पत्रकारिता करनी चाहिए। बिल्कुल। बट मेरी माँ बहुत अगेंस्ट थी मेरी माँ ने कहा कि बेटा, उत्तराखंड में क्या होता है कि अगर कोई बंदा आर्मी अफसर बन गया हम्म। तो वो समझ लो कि वो केंद्र में कोई मिनिस्टर के बराबर इतना बड़ा मानते थे औदा। उसको। क्योंकि सारे लोग सिपाही बनते थे राइट। जनरली, सो ऑफिसर बहुत कम बनते थे मेरे टाइम पे, अब तो बहुत बनने लग गए। तो इसके लिए माँ ने कहा कि बेटा तू बाहर क्या करेगा, इतनी अच्छी नौकरी मिल रही है तो छोड़ के मत आ। बिल्कुल। लेकिन मैंने परवाह नहीं की और मुझे, टू बी वेरी फ्रैंक, आई हैड नो आइडिया, लिटरली नो आइडिया, एकदम काला अंधेरा था कि मैं बाहर जाके क्या करने वाला हूँ, बट मैं छोड़ के आ गया। तो आपने एकदम वो एक्शन पहले ही ले लिया। सो मैंने 5 साल का एक्सटेंशन लिया था, थोड़ा सा ऊहापोह थी यार क्या करूँ क्या करूँ, तो चलो 5 साल का एक्सटेंशन लेते हैं। लेकिन जब एक्सटेंशन शुरू हुआ उसके 2 महीने में छोड़ के आ गया मैं। तो आपने एकदम अपने मन की सुनी। सा और छोड़ के आने के बाद फिर क्या हुआ, बाहर आती टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में सिक्योरिटी ऑफिसर की पोजीशन निकली हुई थी और अच्छा। मैं इंटरव्यू देने गया और मेरा विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर हो गया। और जो लास्ट सैलरी मेरे को इंडियन आर्मी में मिल रही थी उससे 2,000 ज़्यादा मेरे को तो यहाँ मिल रही थी। आपने अपना करियर जो जर्नलिज्म है वो एक सिक्योरिटी ऑफिसर के मैं तौर पे पहले चालू किया। मैं सिक्योरिटी ऑफिसर बना, राइट। हाँ। मुझे पहले ये था कि यार पैसा चाहिए भाई, सैलरी बिल्कुल चाहिए, सस्टेन कैसे करेंगे, बिल्कुल। बिकॉज वी आर कमिंग फ्रॉम वेरी पुअर बैकग्राउंड। राइट। ठीक है, वी हैड स्ट्रगल्ड अ लॉट। मेरे जो बड़े भाई थे वो दिल्ली में टीचर लग चुके थे, ही वॉज टीचिंग इन अ गवर्नमेंट स्कूल। हम्म। तो जब सिक्योरिटी ऑफिसर बना तो उसी वक्त पे 2-3 काम एक साथ शुरू हुए। मेरे बड़े भाई की शादी हुई, उनका एक बच्चा हुआ उन्मुख चंद, जिसको मैंने बाद में क्रिकेटर बनाया। तो उसको मैंने क्रिकेट खिलाना शुरू किया, यहाँ मैं सिक्योरिटी ऑफिसर था और साथ में मैं कविताएं लिख रहा था। मेरी कविताएं हिंदी साहित्य की सारी मैगजीन्स में छपती थी उन दिनों। और वाह। मैंने बहुत फास्ट प्रोग्रेस किया, मुझे एक होनहार हिंदी युवा कवि के रूप में हिंदी साहित्य में जाने जाने लगा। मेरी पहली कविता संग्रह का नाम था किसी रंग की छाया, जो कि राजकमल प्रकाशन से आई थी। और फॉर्चुनेटली मेरे जो आसपास जो लोग थे, मंगलेश डबराल जी मेरे पड़ोसी थे, वो बहुत बड़े कवि रहे हैं। उसके अलावा जितने भी साहित्यकार लोग थे उनको मैं बहुत पहले से पढ़ता था, तो उनके साथ मेरा उठना बैठना शुरू हुआ। तो ये 3 तरह की तैयारियां एक साथ चल रही थी। एक तरफ मैं उन्मुक्त को ट्रेन कर रहा था, एक तरफ मैं साहित्य लिख रहा था, एक तरफ मैं नौकरी कर रहा था एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर। लेकिन मेरे मन में ये था बहुत गहराई में, आज मुझे लगता है कि कितना फ़र्क पड़ता है कि कुछ ना कुछ रास्ता पक्का निकलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि हाँ। मैं फुल टाइम एक पत्रकार ज़रूर बनूंगा। तो आपको पत्रकार बनना है वो आपके माइंड में डिसाइडेड था। मेरे माइंड में डिसाइडेड था ठीक है। कि मुझे सिक्योरिटी ऑफिसर तो नहीं बनना। काम करते हुए पता चलता है कि वो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग काम रहा है। की वैल्यू क्या है, दूसरे लोग उसको कैसे देखते हैं। बिल्कुल। नॉट ओनली कि उसमें जॉब आवर्स बहुत ऑड थे, वी यूज्ड टू गो फॉर नाइट ड्यूटी एंड द रूटीन यूज्ड टू बी वेरी टफ, दो दो ड्यूटी एक साथ करते थे हम। रात को 8 बजे जा रहे हैं, एक शिफ्ट किया, फिर उसके बाद अगला बिल्कुल। शिफ्ट किया, सो होल नाइट यू आर डूइंग इट। करेक्ट। बट मेरे लिए ये क्या हो गया, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, बिकॉज मेरे को टाइम बहुत मिलता था, बिकॉज 2 ड्यूटी एक साथ किया, नेक्स्ट डे देन यू आर होल डे यू आर फ्री। फ्री। सो आई यूज टू ट्रेन उन्मुख चंद कि भाई आजा तो आजा, तो उसको बॉलिंग करना, उसको सिखाना, क्रिकेट सिखाना, ग्राउंड पे लेके जाना, उसकी फिटनेस पे काम करना। तो ये फिटनेस भी पहले से दिमाग में था। हाँ, कई बार मुझे लगता है कि डेस्टिनी कैसे बनती है। राइट। पेरेंट्स बच्चे से एक्सपेक्ट तो करते हैं, लेकिन आजकल हर पेरेंट बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं, हर बच्चा अच्छा करना चाहता है। बिल्कुल। और खासकर क्रिकेट जैसे फील्ड में इतना ज़्यादा कंपटीशन है
कि थोड़ा भी गड़बड़ होगी तो गए आप, करेक्ट, ठीक है? तो डर भी लगा रहता है बिल्कुल। कि यार होगा नहीं होगा। जैसे वैभव सूर्यवंशी है, उसके पिताजी और वो उसके ट्रेनिंग के वीडियोस देखो, अब तो वीडियो आने लगे, पहले तो वीडियो बनते नहीं थे। हुँ, तो हमारे वीडियो होते तो हम भी दिखाते कि हमने कैसे ट्रेन कैसे किया, ट्रेन किया? क्योंकि मैंने कई बार 5-5 घंटे तक उसको बैटिंग कराई, और एक दिन में हम 8-8 घंटे ट्रेन करते थे। ही यूज्ड टू गो टू द नेशनल स्टेडियम। तीनों चीज़ें एक साथ चली, बट मन में भरोसा था, मन में था विश्वास कि मैं होऊँगा कामयाब। अरे वाह! तो 6 साल जब हुए मुझे, तो एक अपॉर्च्युनिटी आई कि नवभारत टाइम्स में एडिटोरियल डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसीज आई। ओके। सो मैंने इंटरनली अप्लाई किया फ्रॉम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट टू द एडिटोरियल डिपार्टमेंट, हुँ, एंड द एडिटर दोज डेज वाज श्री मधुसूदन आनंद जी, जिनका अभी 4-5 महीने पहले ही देहांत हुआ। तो मधुसूदन आनंद जी हिमसेल्फ वाज अ पोएट एंड अ स्टोरी राइटर। सो ही न्यू यू? He knew, and he not only he knew me, he was very fond of my poetry. ऑफ कोर्स। So it had a different kind of impact on him, and on the interview also. Like there was a panel of 5 people, asking me a lot of things, and I had this big file of my published articles in all the ओह! national newspapers. नाइस। जब मैं सोमालिया में था ना, तो मृणाल पांडे जी ने हिंदुस्तान, जो हिंदी का पेपर है, उसमें मेरा वहाँ से आर्टिकल छापा था बिना नाम के, क्योंकि वाइल सर्विंग इन इंडियन आर्मी यू कैन पब्लिश योर नेम। अच्छा, तो मेरे को पत्रकारिता का इतना शौक था कि यूएन पीस कीपिंग में सोमालिया में किस तरह से भारतीय शांति सेना संघर्ष करते हुए लोगों की मदद कर रही है, इस पर मैंने पूरा आर्ट आंखों देखा हाल बराबर। वो लिख के दिया, और उन्होंने 1350 रुपये का मनी ऑर्डर दिया था मुझे, हाँ, याद है अभी भी आपको। 1993 की। तो मेरी पत्रकारिता की शुरुआत ऐसे हो गई थी, और बहुत सारी मैगजीन्स में मेरी कविताएं और आर्टिकल्स वगैरह छप रहे थे। सो मैं सक्सेसफुली, मुझे वहाँ पर ले लिया गया, और इस तरह 6 साल की सिक्योरिटी ऑफिसर की नौकरी के बाद मैं चला गया नो। नवभारत टाइम्स में पत्रकार बन गया। उसके बाद जो हुआ, आप उसके बारे में सुनो, कि यू बीइंग फ्रॉम एचआर। तो मुझे बहुत सारी पहले मैं एडिटोरियल डिपार्टमेंट में था, बट आई रियलाइज कि एडिटोरियल में ही आपको प्रोग्रेस नहीं मिलेगी ज़्यादा, आपको प्रमोशन भी ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो यू नीड टू गेट इन टू द न्यूज़ साइड, क्योंकि न्यूज़ में ज़्यादा एक्शन था। सो मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलती थी मैं करता था। बिल्कुल। तो जब मेरे का बहुत एक्स्ट्रा जोश देखा आनंद जी ने, हाँ, मुझे कुछ काम दिए उन्होंने। जैसे विलियम डेलिम्पल का एक बार उन्होंने इंटरव्यू करने को कहा मुझे, अच्छा, क्योंकि उनकी वो वाइट एलिफेंट वाली किताब जो है उन्होंने आई थी, ही वॉज वेरी पॉपुलर। तो विलियम डेलिम्पल का उन्होंने मुझे इंटरव्यू लेने को कहा कि इनका आप इंटरव्यू ले सकते हो क्या। मैंने कहा हाँ सर। हुँ, तो उन्होंने कहा कि सुंदर जी, एक बार बताओ, आपको कभी भी मैं कोई काम देता हूँ, आप इनकार नहीं करते। तो उन राइट, दिनों क्या था कि हमारे पास ना वेज बोर्ड वाले बहुत से जर्नलिस्ट थे, जिनकी यूनियन थी। ओके, सो वो लोग बहुत स्ट्रांग थे, उन लोगों को कई बार काम दो तो वो नहीं भी करते थे, मतलब क्योंकि यूनियन का सपोर्ट था उनको। अच्छा, सो मुश्किल काम वो मना भी करते, कोई कुछ कर नहीं सकता था, एक टेंडेंसी थी उनमें मना करने की। अच्छा, लेकिन मुझे जब भी कोई भी काम दिया गया, तो वो फौज का एक तो काम करने का तरीका था, दूसरा ये था कि मुझे हिंदी से प्यार था, और लिखने से मोहब्बत थी मुझे। हुँ, तो वो मेरा पैशन था लिखना। तो उसमें कोई काम मेरे को कभी काम से लगता ही नहीं था, क्योंकि मुझे मज़ा तो आता था आपको काम अच्छा करने लग में। रहा था वो? हाँ, उस पर वो फिर मैंने विलियम डेलिम्पल को कॉल लगाया, एंड फॉर्चुनेटली ही वाज इन दिल्ली। हुँ, उनका एक मेहरौली में एक उनका फार्म हाउस था, हुँ, वहाँ पर वो आए हुए थे। उन्होंने कहा, या प्लीज़ कम ओवर। ओह! सो आई वेंट देयर। दैट वाज़ योर फर्स्ट मैं ब्रेक? अपनी मारुति 800 में कचड़ा गाड़ी में गया वहाँ, और उनसे बहुत अच्छी बातचीत हुई हमारी, बहुत अच्छी बात हुई। उसको बहुत बड़े उन्होंने इंटरव्यू लिया, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। तो नेक्स्ट उन्होंने एक मेरे को कहा कि यार तुम ऐसा करो, कि उन दिनों हमारे जो विदेश मंत्री थे के नटवर सिंह, ओके, ही वॉज गोइंग टू पाकिस्तान। अच्छा, सर ने मुझे बोला कि सुंदर तुम वहाँ पाकिस्तान चले जाओ उनके ओह! साथ, और वहाँ से तुम कवरेज करो, कर सकते हो। मैंने कहा यस सर, क्यों नहीं कर सकता। सो मैं चला गया वहाँ पर, तो एंड पाकिस्तान चले गए? पाकिस्तान चला गया। इंडियन कॉन्टिजेंट जो था जर्नलिस्ट का, हुँ, साथ में के नटवर सिंह जी के साथ, ओके, और हम लोग इस्लामाबाद में गए, वहाँ से कराची गए, बहुत जगह 4-5 दिन का टूर था वो। अच्छा, बट वहाँ पर पहुँच के आई रियलाइज़ कि यार दिस इज़ नॉट ईज़ी जॉब, क्योंकि हम क्या थे कि एडिटोरियल में हमको एडिटोरियल लिखते थे, हम संपादकीय लिखते थे, हुँ, और रिपोर्टिंग करना इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। डिफरेंट, एब्सोल्युटली, सो आई हैड अ रियल टफ टाइम, और मैंने बहुत एवरेज रिपोर्टिंग की, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिपोर्टिंग नहीं की। मेरे पसीने छूट गए, मतलब अच्छा, मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई कि भाई आई यूज्ड टू थिंक कि यार सर ने इतने भरोसे से भेजा है,
और मैं कुछ ज़्यादा अच्छा कर नहीं पा रहा हूँ। हम्म सो फिर मुझे लगा कि इसको कवर अप कैसे करूँ? कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए मुझे, जिससे बिल्कुल कि ये पूरा का पूरा जो टूर है मेरा पाकिस्तान का, फ्रूटफुल हो जाए। हाँ, तो जब हम लौट रहे थे ना, सो मैंने जो हमारे इंचार्ज थे जो विदेश विभाग के, उनको मैंने एक चिट भेजी है। मैंने कहा कि नवभारत टाइम्स वुड लाइक टू डू अ फुल पेज इंटरव्यू ऑफ द मिनिस्टर, हम्म वुड प्लीज अलाउ मी टू सिट विद हिम। हम्म तो उसने इशारा करके मुझे बुला लिया। देन आई सैट विथ के नटवर सिंह जी, और पूरे हवाई जहाज में मैंने उनसे इतनी बातें कर ली अच्छा और इतना स्ट्रॉन्ग मैंने एक इंटरव्यू कर लिया उनका, हाँ और वो फुल पेज पे हमारे यहाँ छपा। ओके सो वो डबल इम्पैक्ट हो गया, राइट क्योंकि वो इतना बड़ा इंटरव्यू किसको देते नहीं, इतना मिलता भी नहीं। बिल्कुल बट एक बार मैं बैठ गया वहाँ तो हिला ही नहीं तो पूरे आने तक मैंने उनसे बातचीत की, सारे नोट्स भी बना लिए। तो दिल्ली आके मैंने फिर बड़ा इंटरव्यू फाइल किया। तो ये 2 दिन इंसिडेंट थे कि मुझे जो आपका करियर यहाँ मुझे से डबल शेप हुआ। डबल प्रमोशन मिल गए। वाओ सो नाइस। एक तो वैसे ही मिल रहा था, फिर मुझे स्पोर्ट्स का हेड बना दिया गया, फिर मुझे एक स्पेशल डेस्क बनाया जो कि हर तरह की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और हर तरह की रिपोर्टिंग करता था। अच्छा तो मुझे अलग से लोग दिए गए और इंडिपेंडेंट डेस्क बनाया। वाओ तो वो एक नई चीज़ थी वहाँ पर, मतलब मेरे को एक चैलेंज दिया गया, उस चैलेंज को मैंने अपनी तरह से पूरा करने की कोशिश किया। और उसके बाद क्या हुआ कि विद इन नेक्स्ट 7 ईयर्स ऐसी अपॉर्चुनिटी आई कि सर ने मुझे बोला कि मुंबई जाओगे। सो दैट इज़ द टाइम व्हेन उन्मुख चंद वाज गोइंग टू गो फॉर अंडर 19 सिलेक्शन। उसका वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही थी। हम्म तो मैं उसको ट्रेन करने में इतना ज़्यादा मतलब पैशनेट था कि उसके अलावा मुझे कुछ दिखता नहीं था कि बस उन्मुक्त को ट्रेन करना है। अच्छा बट देन आई रियलाइज़ कि यार मेरी और फैमिली भी है, मेरी अपनी बेटी है, और ये मौका बार बार मिलेगा नहीं, बिकॉज मुंबई का जो एडिटर था ही वॉज रिटायरिंग, सो अच्छा दे नीडेड समबडी टू टेक ओवर। ओके सो दिस वॉज ए बिग प्रमोशन ऑल्सो। करेक्ट सो आई सेड कि चलो चलता हूँ। मेरी गट फीलिंग आई कि मेरे को जाना जाना चाहिए। चाहिए मुंबई जाना हाँ, चाहिए। ये सबके लिए अच्छा होगा, उन्मुक्त के लिए भी अच्छा ही होगा। बाद में अच्छा भी हुआ, बिकॉज बहुत बार वो यहाँ आया, यहाँ ट्रेनिंग किया उसने। बिल्कुल सो मैं यहाँ आ गया और मैं आई बिकेम एडिटर ऑफ नवभारत टाइम्स मुंबई एडिशन, दैट हाँ वाज इन 2010। अच्छा सो सिंस देन आई एम हियर इन मुंबई का मुंबई वो, और इस बीच में मैंने और किताबें भी लिखी। वाओ और लेकिन ये देखिए कि मैंने कोई जर्नलिज्म नहीं किया, और सिर्फ इतना पैशन था लिखने को लेकर करेक्ट कि उसको लेकर फिर मेरे को इस तरह से सफलता मिली। आज जिस पोजीशन को पाने में जनरली 25 से 30 साल लगते हैं, बिल्कुल वो मुझे 7 साल में मिल गई। लवली सर। तो मैं ये बोलता हूँ कई बार यंगस्टर्स को भी कि भाई हमेशा ना जिस चीज़ को चाहो, जो फिल्म का डायलॉग है, जी बिल्कुल बिल्कुल जिस शिद्दत से चाहोगे तो कायनात भी जो है वो आपकी आपके साथ साजिश कर में शामिल हो जाएगी वो। करेक्ट तो वो इस कहानी को देख के मुझे ये लगता है। तो इस बिल्कुल। तरह जैसे आप जानना चाह रही थी क्या क्या ये मेरा। बहुत मतलब काफी उतार चढ़ाव थे एंड काफी डिफरेंट सेक्टर्स में जाके भी आज ये पोजीशन पे है, तो वेरी जी। कमेंडेबल। तो सर मैं आपको पूछना चाहूंगी कि दिल्ली और मुंबई और उत्तराखंड 3 लाइफ आप जिए हो, हम्म। तो सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी लग रही है? मतलब कौन सा फेज आपको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है? देखो असल में क्या है कि उम्र के हिसाब से देखा जाए, चैलेंजेस के हिसाब से देखा जाए, हम्म तो आई मीन कि उत्तराखंड में जब मैं रहा तो एक बहुत ही वहाँ पर कोई चैलेंज नहीं था। आई बिल्कुल मीन मैं सिर्फ अपनी जो जो मैं सीखता जा रहा था उस चीज़ को ही फॉलो करता जा रहा था, और वहाँ पर माहौल ऐसा है कि समय ठहरा हुआ रहता है वहाँ पर, बिल्कुल समय भागता नहीं है। देखो हाँ कभी भी आप यहाँ मुंबई में रहोगे ना तो आपके माइंड में हमेशा एंजाइटी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो शहर की आबो हवा में चीज़ें, थिंग्स आर मूविंग वेरी मूविंग फास्ट। वेरी फास्ट वहाँ पर जाओगे आप तो आसपास के लोग भी सब मतलब शांत बैठे हुए हैं, पीसफुल गप्पे है। मार रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सिगरेट बिल्कुल पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मतलब हाँ उनके माइंड में कुछ, और बहुत स्लो लाइफ चलती है वहाँ स्लो पर। लाइफ है करेक्ट तो वो स्लो लाइफ का मज़ा जो है वो उत्तराखंड में था। बिल्कुल और वो नेचर के बीच में रहना, वहाँ भी रहते हुए मैंने एनसीसी में मैं ऑल इंडिया कमांडर बना था। तो उत्तराखंड की मैं एक अलग लाइफ थी। दिल्ली में जो लाइफ थी वो 25 साल से लेकर जो अर्ली जब आपको लगता है कि यार भविष्य में क्या होगा। मैंने करेक्ट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम भी दिए, पीसीएस का मेंस के इंटरव्यू तक भी गया मैं। तो करेक्ट मैंने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी खोली उन दिनों पर, एक जो कि सिक्योरिटी में बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई कर रहे थे, मतलब वो अच्छा कुछ समय 2 ओके साल चलाई। उसको भी मैंने काफ़ी सक्सेसफुल बना दिया था उसको मैंने, मतलब वी हैड अ स्टाफ ऑफ अराउंड 200 पीपल। तो आपने काफी कुछ ट्राई किया है लाइफ में। ज़िंदगी में, क्योंकि हम देखो पहाड़ में एक ऐसी जगह से निकल के आए थे जहाँ पर कि वी हैड लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, करेक्ट क्योंकि
फैमिली का, पेरेंट्स का उतना सपोर्ट नहीं था, तो हमको खुद से बनाना था सब कुछ। एक लड़ने का मादा था हमारे भीतर कि बिल्कुल। यार ये इस संसार में अपने लिए कोई जगह बनानी है। जगह बनानी। तो उसके लिए सपोर्ट था नहीं कुछ, मतलब कोई ऐसा कोई माँ बाप था करेक्ट। नहीं, तो आपको खुद ही लड़ना खुद ही था। लड़ना है। तो हम दो बहुत छोटे छोटे किराए पे कमरे लेके रहते थे दिल्ली में, महरौली में, बहुत छोटा। जब मैं सोमालिया गया, हाँ। वहाँ से मैंने पैसा कमाया। मतलब अच्छा। वहाँ पर हमको जो उन दिनों $2200 हमको मंथली स्टाइपेंड मिलता था, अदर देन व्हाट यू आर गेटिंग एज सैलरी इन इंडिया। अच्छा, दैट वाज तो एडिशनल। $2200 का मतलब है कि फर्स्ट टाइम व्हेन आई गॉट देम कन्वर्टेड इनटू रुपीज हाँ। इन मुंबई ओनली, जाने से ठीक पहले, तो मुझे 70,000 रुपये मिले। अच्छा। तो मुझे समझ में नहीं आई यार इसका करूँ क्या। वो ओह, देख के ही मेरी देख के। आंखें चकाचौंध हो गई, मतलब बिल्कुल। क्योंकि हमारी सैलरी थी उन दिनों 4,000 रुपये। अरे बाप रे! तो उन तो दिनों, बहुत बड़ा डिफरेंस है एंड हाँ, बहुत बड़ा अमाउंट है। करेक्ट। सो वहाँ से मैंने पैसे कमाए, देन मैंने दिल्ली में एक 2 BHK खरीदा मयूर विहार में। तो मतलब एक उत्तराखंड के छोटे से गाँव से आया हुआ लड़का आज यहाँ तक पहुँच सकता है, तो आई थिंक ये सबके लिए इंस्पिरेशन है। और मुझे क्या, मैं तो बोलता हूँ कि तो बहुत छोटी कहानी है। मैं तो पत्रकारिता में हूँ, तो हम लोग को तो ऐसी कहानियाँ बहुत मिलती रहती हैं। बिल्कुल। तो ऑटो वाले की बच्चियाँ वर्ल्ड ब्यूटी चैंपियन में फर्स्ट आ गई, मुंबई करेक्ट। की थी वो बिल्कुल। लड़की। ऑटो वाले की बच्चियाँ IAS IPS बन रही हैं। मतलब ये तो इंडिविजुअल बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो किस माइंड से चीज़ों को देख रहा है, किस बिल्कुल। माइंड से तैयार कर रहा है। APJ अब्दुल कलाम की स्टोरी, तो ऐसी स्टोरी आप जो इंस्पायरिंग स्टोरीज की अगर बिल्कुल। बात करेंगे तो हजारों स्टोरीज हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल। लेकिन वो माइंडसेट क्या होता है कि लाइफ में मुझे ये लगता है कि आप जो चीज़ चाहते हो, मेरे उन्मुक्त के साथ मेरा एक्सपेरिमेंट था कि इफ़ वट एवर यू वॉन्ट, वट एवर योर गोल इज, अगर 100% एफर्ट के साथ सारी एनर्जी को वहीं अलाइन कर दो, तो क्या सक्सेस मिलती है कि नहीं मिलती। ये मेरा प्रयोग था। दिस आई एक्सपेरिमेंटेड विद उन्मुक्त चंद ओके। कि भाई हम सब कुछ, जैसे घोड़े के दोनों साइड में वो लगा देते हैं ना, बिल्कुल। अब बस सारी वही दिख रहा एनर्जी है। पर वही दिखना चाहिए। राइट। तो सर अभी आप बोल रहे हो कि सारी एनर्जी ऐसे लगानी चाहिए, तो हर कोई चाहता तो अपने मन में बहुत कुछ है कि ये पाना है, वो चाहिए, बट हर कोई हासिल नहीं कर पाता है, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी देखो, चाहिए? हर कोई इसलिए हासिल नहीं कर पाता है कि बेसिकली देखो, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था कि संसार में कुछ भी काम असंभव नहीं है अगर आप अपनी सारी ऊर्जा को उसी दिशा में लगाओ। होता क्या है कि हम किसी भी गोल को पाना तो चाहते हैं, बिल्कुल। लेकिन उस गोल को पाने के लिए जो एफर्ट चाहिए, जो एनर्जी चाहिए और जो पेशेंस चाहिए और जो आपको लगातार कंसिस्टेंसी लड़ना चाहिए। है, तो उसमें आप मामला गड़बड़ हो जाता है आपका। आपकी एनर्जी कई जगह बट रही होती है, कई जगह बिखर रही होती है, उस राइट। जगह लगती नहीं है और आपको लगता है कि, और आपको कहीं ना कहीं पता भी चलता है, लेकिन चूंकि माइंड इतना तो माइंड डिस एकदम कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ हाँ, है। तो इतना कई बार ऐसा होता है कि माइंड आपको ज़िंदगी भर धोखा देके रखता है। आप बिल्कुल। माइंड में एक गलत भरोसे के साथ चलते हो, ज़िंदगी पूरी निकाल देते हो आप अपनी, उसी गलत भरोसे से माइंड ने आपको अटका के रखा है कि यार यही सही है। तो वो जो आइडियोलॉजीज़ हैं, तो डिफरेंट टाइप की आइडियोलॉजी है। कोई आइडियोलॉजी कहीं एक डायरेक्शन में जा रही है, तो बिल्कुल। उस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले बहुत लोग लाइफ में पाने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं। करेक्ट। तो अगर जो मिस्टिक्स रहे हैं, तो उन्होंने तो ये बोला कि जो खुदा की अवधारणा है, जो परमात्मा की अवधारणा है, तो मीरा तो उसी में दीवानी हो गई, जीवन ही उनका वहाँ चला गया। करेक्ट। तो आप दीवानगी में जीवन निकाल सकते हो, लेकिन अगर कुछ पाना चाहते हो, सपोज करो कि ज़िंदगी को जीने के लिए कुछ न कुछ चीज़ चाहिए होती है देखो आपको, बिल्कुल। ठीक है? और छोटे-छोटे गोल्स बना के उनको अचीव करने की वो इंसानी फितरत है, खुशी होती है उसमें कि राइट। मैंने चाहा कि 21 किलोमीटर दौड़ लूँ और हाँ। 21 दौड़ लिया मैंने, बिल्कुल। सो खुशी होती है, अच्छा लगता है। राइट। तो वी आर बिल्ट लाइक दिस, हमारा हार्ट है, हम लोग इमोशनल है। इमोशनल हैं, हमारे पास माइंड है जो कि लॉजिकल थिंक कर सकता है। और तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, और जो ज़िंदगी का जो ओरिजिनल रूप है ना, हाँ। वो सच्चित आनंद का है। सो ओके। वो उसमें आनंद मिला हुआ है। अगर आप डिफ़ॉल्ट स्टेट में छोड़ दें अपने को, तो आप टुवर्ड्स आनंद ही रहेंगे, मतलब यू विल फील गुड, प्रोवाइडेड यू डोंट ब्रिंग योर माइंड इन। So mind is the main problem or the main culprit? माइंड सबसे बड़ा कल्प्रिट है, और माइंड को साधना, हमारे सारे जितने भी वेदांत में शास्त्र हैं, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे महाभारत हो, सब में माइंड को ही साधना है। महाभारत में क्या देखो, दुर्योधन का माइंड ही तो खराब हुआ ना। बिल्कुल। उसने कहा कि वो 5 गांव भी क्या मैं एक सुई के बराबर भी नहीं दूंगा, इतना अहंकार। अहंकार किसकी वजह से आता है? माइंड की वजह से आता है। बिल्कुल। उसी लिए महाभारत हुआ।
तो इसीलिए वो सारा राजपाट चला गया उसका बिल्कुल। जो। तो माइंड को साधना बहुत जरूरी है। देखो मैं उन्मुक्त से मैं करवाता था मेडिटेशन, आज भी मेडिटेशन करता है। हम्म, उन्मुक्त ने अंडर 19 कप्तान बनने के बाद जिस हाइट पर वो गया, तो उस हाइट पर ही वॉज अ फ्लैम्बॉयंट, एकदम से पोस्टर बॉय था वो। ओके। और मीडिया में उसको बहुत ज़्यादा कवरेज मिला। एंड ही वॉज, उसको विराट कोहली से कंपेयर करते थे कि ये अगला विराट कोहली है। अच्छा। और वो एड में भी आया। लेकिन वो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद उसका डाउनफॉल आया। डाउनफॉल इन द सेंस कि वो आईपीएल में उसने मुंबई इंडियंस से खेला, 17 साल की उम्र में आईपीएल खेल गया वो। अच्छा। तो मुंबई इंडियन के बाद उसने मुंबई इंडियंस खुद ही छोड़ा था वैसे दूसरी टीम में जाने के लिए, बट दूसरी टीम में हुआ नहीं उसका। उन्हीं दिनों दिल्ली से निकाल दिया गया उसको। तो वो एकदम से, जिसको बोलते हैं अर्श से फर्श पे आना, हम्म। तो वैसा उसका हुआ। एकदम टॉप में जहाँ पर इंडियन टीम की कप्तानी की बात चल रही थी, वहाँ से फिसल के वो नीचे चला गया। सो दैट इज़ द टाइम जब उसको मेडिटेशन और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है लाइफ के हैं उसने हेल्प किया। तो मैं ये बोलता हूँ कि आपके लिए माइंड एक आपको इंस्ट्रूमेंट दिया गया है। आपके पास जैसे मोबाइल है, अगर मोबाइल में कितने सारे फंक्शंस हैं, आप तो सारा बिजनेस मोबाइल से कर सकती हैं, बिल्कुल। इजंट इट? राइट। लेकिन किसी को ये पता है कि यार मोबाइल से बात करने के लिए तो पता चला कि ज़िंदगी भर वो मोबाइल का से बात ही कर रहा है। ऐसी हमारी माइंड और बॉडी है, ये आपको मिला हुआ है। माइंड की जो पावर्स हैं, आज अगर एलोन मस्क इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ बना रहा है, बिल्कुल। चला रहा है, राइट। तो वो बेसिकली अपने माइंड का को यूज़ यूज कर रहा कर रहा है, तो है सब ना? माइंड को कैसे कंट्रोल करे? माइंड को कंट्रोल नहीं करना, माइंड को समझना है कि माइंड काम कैसे करता है, ये समझना है। देखो माइंड क्या है कि अगर आप ट्रेडिशनली देखें ना, कि जब ह्यूमन कॉन्शियसनेस का जो डेवलपमेंट है ओवर द ईयर्स, 50 लाख साल में ह्यूमन कॉन्शियसनेस कैसे बना, माइंड डेवलप कैसे हुआ, अगर आप उस हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको ये साफ पता चलेगा कि जब हम जंगलों में रहते थे, तो हम बहुत इनसिक्योरिटी से बहुत घिरे रहते थे। राइट। अ, वो उस वक्त उन इनसिक्योरिटी से लड़ने के लिए माइंड में जो स्ट्रक्चर बने, वो आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। सो इसलिए आप हमेशा माइंड फोकस नहीं रह पाता, बिकॉज आपके माइंड की टेंडेंसी क्या है कि वो आपको सेफ रखना चाहता है। तो जब जंगलों में रहते थे तो कहीं से पता है सांप आ गया, कभी से कहीं से करेक्ट। किसी ने अटैक कर दिया, तो तो आप इनसिक्योरिटी कभी की रिलैक्स, फीलिंग। तो आपका माइंड हमेशा बहुत चलता रहता था बिल्कुल, राइट। कहाँ से क्या हो रहा है, बचाने के लिए खुद को। सो माइंड आपको सेफ रखना चाहता है हमेशा। और दूसरी बात ये, आपकी जितनी भी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, माइंड उसका अकेले 20% लेता है, बिकॉज माइंड को सारे काम करने हैं। बिल्कुल। आपको डर लग रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है, आपको उस एंजाइटी से बचाने का काम भी माइंड नहीं करना है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो इसके लिए माइंड जो है अपनी एनर्जी को सेव करता है और आपको कभी ऐसे काम नहीं करने देता जिसमें आपकी ज़्यादा एनर्जी लगे, ज़्यादा आपको, जैसे आपको कभी फोकस करने से रोकेगा वो। तो आपको कंफर्ट जोन में रखता है माइंड। करेक्ट। तो माइंड हमेशा आपको कंफर्ट जोन में बना के रखता है कि आपको कोई परेशानी ना हो, आप सुरक्षित महसूस करें अपने को। बिल्कुल। बेसिकली आप सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। आपने एक जॉब ली, कुछ समय के बाद आप अपने बॉस के साथ आपका 1-to-1 बहुत अच्छा रिलेशन बन गया, आपके जो साथ में दोस्त लोग बिल्कुल। हैं, बिल्कुल। आपके जो पीयर्स हैं, उनसे आपका अच्छा रिलेशन है, यू आर सो वेल, इन योर कंफर्ट जोन कि आपको हाँ, हिलना नहीं अभी। अब कुछ नहीं है, तो प्रोग्रेस हो रही है, 10% सैलरी बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो आप फिर बाहर रिस्क टेकिंग एबिलिटी बाहर जाने के खत्म। लिए जब होगा तो फिर माइंड बोलेगा यार बाहर तो मुश्किल है भाई, मुश्किल है। पता चला कि तेरे को कुछ समय जॉब ही नहीं मिला, फिर क्या करेगा तू? बिल्कुल सर, ऐसे कितने लोग देखे हैं मैंने जो स्टैग्नेंट हो जाते हैं, अपनी ग्रोथ रोक लेते हैं जस्ट बिकॉज दे वांट टू बी इन दैट कंफर्ट जोन, क्योंकि वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी खत्म हो जाती है। करेक्ट। सो इसमें जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ कि मैं अपने माइंड को कैसे ट्रेन करता हूँ। मुझे लगता है कि जिस काम में भी मेरे को रेजिस्टेंस लगता है कि यार मैं नहीं करना चाहता, जो भी काम को मैं नहीं करना चाहता, हाँ। मैं उस काम को करता हूँ। ओके। क्यों? ये तब आती है क्वालिटी जब आप माइंड को ऑब्जर्व करना सीख जाते हो। ठीक है। When your being is away from your mind, you don't live in your mind. You are living in your being. You are a sakshi, which is basically observing the mind as to what kind of thoughts mind has. ओके। आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, आप थॉट के अंदर घुसे नहीं हो, ठीक है। तो आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, आप आइडेंटिफिकेशन नहीं है, आप देख रहे हो उसको। सो आपको पता चल रहा है कि वंस यू स्टार्ट मेडिटेटिंग, सो दिस क्वालिटी कम्स इन यू, ओके। then you are in a position to observe your mind and see
what kind of thoughts are there. So what kind of thoughts keep on coming to my mind? ये एज अ थर्ड पर्सन मैं बाहर से देखूं, बाहर से आप देखने लग जाओगे, लग जाओगे. सो अब आपको पता चलेगा कि माइंड को ये काम करने में रेजिस्टेंस दे रहा है कि ये मुश्किल काम बोल रहा है इसको. हाँ. तो जो मुश्किल काम लग रहा है देन आप उसको उसी को करना शुरू करो. ओके. सो जो आपको लग रहा है कि चैलेंज है, वो चैलेंज को जब आप करोगे, एक्सेप्ट करोगे, तो वो फिर अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाता है. बिकॉज सारे लोग नहीं कर पाते हैं. बिल्कुल. ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि चैलेंज से घबरा जाते हैं, रेजिस्टेंस वाला रास्ता नहीं लेते, वो कंफर्ट जोन पे बने रहते हैं. बिल्कुल. जब आप लाइफ में चैलेंज को फेस करने की आपको आदत पड़ जाए, करेक्ट. आदत पड़ने का मतलब है कि सारा गेम माइंड का. माइंड में जो भी आप काम करते हो उसका एक न्यूरल सर्किट बनता है. ओके. द मोर यू रिपीट अ थिंग द डीपर इज द सर्किट. ओके. सो किसी काम को बार बार करते रहो. जैसे आपने ड्राइविंग सीखनी है, तो फर्स्ट टाइम आप गाड़ी सीखने जब जाते हो, हाँ. तो ब्रेक की जगह कई बार एक्सीलेटर भी दबा देते हो. बिल्कुल. बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं. राइट. क्यों? बिकॉज आपका माइंड उस काम में ट्रेन नहीं है. फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग इट. करेक्ट. सो देयर इज नो एग्जिस्टिंग न्यूरल सर्किट इन योर माइंड. हाउ टू डू इट. हाउ Right. टू डू इट. राइट. So as you practice, as you repeat the thing, you keep repeating, this circuit will get deeper and it will become your habit. The day it becomes your habit, then the act becomes easier for you. करेक्ट. जब बच्चा पहली बार चम्मच से खाना खाता है तो कभी मुंह पर नहीं जाता उसका खाना, सही है. कभी यहाँ चला जाएगा, यहीं चम्मच ले जाएगी, क्योंकि Correct. उसने चम्मच से कभी उसके माइंड में चम्मच उठा के मुंह तक ले जाने का सर्किट ही नहीं है. सर्किट नहीं है. बिल्कुल. आपकी लाइफ में सब सारे काम के सर्किट बनते हैं. सो माइंड इज इनफाइनाइट. Right. इतनी पावर है उसमें. तो जो भी काम करोगे, आप कई आदमियों को 10 भाषाएं भी आती हैं, बिल्कुल. सो 10 भाषाओं के सर्किट बन गए. सो न्यूरल सर्किट क्या है कि जितना आप कोई भी काम को रिपीट करते हो उतना आपके माइंड में वो डीपर सर्किट बन जाता है. बिल्कुल. और जितना डीपर वो बनता है उतना वो एक्ट आपके लिए आसान बन जाता है. सो अगर आपने अपनी हैबिट बना ली कि चैलेंजिंग काम को आप करोगे, बिल्कुल. सो आपके माइंड में सर्किट क्या बन गया कि चैलेंजिंग कोई भी काम जैसे जिसमें कि चैलेंज होगा, बिल्कुल. वो आप ढूंढ के निकाल के ढूंढ सबसे के- पहले करोगे. उसमें आपको मजा आएगा, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. सो आप ये देख सकते हो कि आपकी लाइफ में गोल क्या है. आपको जो उस गोल को पाने के लिए जो सबसे टफ काम आपको लगता है, उस सबसे टफ काम को आप रोज करना शुरू करो. और उन सब के बीच में आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप 8 घंटे सो रहे हो. तो अभी काफी कुछ चीजें एक साथ करनी है. हाँ. सर अभी आपने बताया अबाउट न्यूरो सर्किट एंड वो, तो सर आपकी रनिंग के जर्नी के बारे में मुझे जानना है, क्योंकि मैंने सुना है आपने सब 4 किया हुआ है, एंड वो कैसे किया? तो वो माइंड ज़्यादा था या बॉडी ज़्यादा थी? देखो, ये मेरी ना रनिंग की जर्नी भी उतनी दिलचस्प है जितना मेरा पत्रकारिता का जॉब का जर्नी था. Right. क्योंकि जब मैं मुंबई में आया तो उन दिनों उन्मुख जो है वर्ल्ड कप जिता के लेके आया था, और वो रणजी के मैचेस में स्ट्रगल कर रहा था, और सेलेक्टर से ऐसी बात कर रहे थे कि अगर वो रणजी में परफॉर्म करेगा तो उसको फिर टीम इंडिया में जगह मिल जाएगी. तो मैंने उसको बोला कि भाई तू 1000 रन बना के दिखा. देन आई वांटेड टू गिव हिम अ रियल चैलेंज. तो मैंने कहा कि अच्छा देख, मैं भी कुछ करके दिखाता हूँ तेरे को. तो उन दिनों फिर मुझे लगा कि मैराथन दौड़ना जो है लोग अपने बकेट लिस्ट में बना के रखते हैं और उसको टफ मानते थे. बिल्कुल. तो मैंने उसको कहा कि भैया मैं फुल मैराथन दौड़ रहा हूँ और तू जो है 1000 रन बना के दिखा. अच्छा, तो So आपने मैं- स्टार्ट ही फुल मैराथन से मैंने किया? स्टार्ट फुल मैराथन किया. रिद्धि, जितने रनर्स मुझे मिलते हैं ज़्यादातर लोग जो है ना, दे स्टार्ट विद 10K, करेक्ट. then they graduate to half marathon, राइट. then for some seasons they'll run half marathon, हाफ मैराथन. they'll get used to running, then they करेज इकट्ठा करते हैं बिल्कुल. कि आप फुल मैराथन करनी है. बहुत लोग तो कर भी नहीं पाते. आप फिर वो फुल मैराथन पे जाते हैं. हाँ. सो मेरे को आर्मी की ट्रेनिंग थी, आर्मी का एक माइंडसेट, जो ट्रेनिंग के टाइम पर हम लोग को बहुत टफ ट्रेनिंग होती है हमारी. तो जब फर्स्ट मैराथन में जब दौड़ रहा था तो अगले दिन मैराथन थी और मेरे को था कि भाई कपड़े क्या पहनूंगा. सो मैं अपने ऑफिस के पास नीचे मार्केट है वहाँ पर, हाँ. वीटी में जो अंडरग्राउंड है ना, हाँ. तो वहाँ जाके मैं एक टी शर्ट मैंने खरीदी और वो बहुत मोटी टी शर्ट थी. हाँ. और उसमें मैंने पीछे NBT लिखा, नवभारत टाइम्स, जस्ट टू Running. कि मैं अपनी अखबार की भी ब्रांडिंग कर रहा हूँ. बिल्कुल. और जूता तो मेरे पास पुराने पड़े हुए थे, कोई बहुत अच्छे जूते नहीं थे वो,
लिटरली 21 पे जब मैं पहुंचा था तो मेरी वाइफ वहाँ पर उसने भीड़ से हेलो क्या और जोश बढ़ाया था मेरा। बट 21 पर ये हालत थी कि जो 70-80 साल के रनर्स थे वो लोग भी मुझसे आगे जा रहे थे और अच्छा। मुझे लग रहा था अ, कि अब नहीं दौड़ सकता मैं। मतलब 21 पे मैंने हाथ खड़े कर दिए थे, अच्छा। लेकिन एंड रिजल्ट ये था कि मैंने पूरा किया। 4 आवर्स 55 मिनट्स में मैंने फुल मैराथन पूरी की, जस्ट बिकॉज इमोशनली आई वांटेड टू डू इट। तो ओके। कई बार क्या होता है कि इमोशनली आप हाउ मच चार्ज अप यू आर इमोशनली, हम्म। इमोशंस सारी चीज़ों को टेक ओवर कर लेते हैं। बिल्कुल। तो मैं इमोशनली बहुत चार्ज अप था और दिस वाज लाइक अ इमोशनल रन, आपने हाँ, इमोशंस के इमोशनल था बेस कि पे मेरे रन कर लिया। उन्मुक्त के लिए था कि यार भाई करना मैं है। करना है बस हो गया। राइट। और मैंने किया और बस आज भी ये मुझे याद जब आता है ना तो वो समझ में नहीं आता मैंने किया कैसे, क्योंकि राइट। इतना ज़्यादा पेन था, मतलब तो बिल्कुल सिर्फ दौड़ा द नहीं जाता। माइंड वाज द ओनली फैक्टर दैट वाज पुशिंग यू। माइंड वॉज नॉट देयर, आई मीन द बॉडी हैड गिवन अप, माइंड हैज गिवन अप। सो मैं आई डोंट नो मैं कैसे दौड़ा। अच्छा। हाँ, वो कुछ था, देयर वाज सम डिवाइन थिंग वाज देयर सपोर्टिंग मी। मेरे ऑफिस में बॉलीवुड के बहुत सेलिब्रिटीज आते हैं, तो जब हमारे ऑफिस में ये आते थे हम्म। तो मैराथन दौड़ने के बाद जो हमारे एंटरटेनमेंट हेड है वहाँ पर, तो वो जब बताती थी कि सर ने फुल मैराथन किया है, हाँ। उसके बाद उनका टोन चेंज हो जाता था, सडनली बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती थी। अभी तक वो एक सेलिब्रिटी थे और मैं एक उनसे बात कर रहा था, अब सडनली बिहेवियर ऐसा होता था कि आपने वो रिस्पेक्ट अर्न कर मैं लिया। जैसे कि एक सेलिब्रिटी हूँ। राइट। वो अचानक से उनकी आवाज़ में रिस्पेक्ट और उनका पूरा का पूरा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता था। तो वो मेरे को बड़ा उसने एक्साइट किया। मैंने कहा भाई ये तो कमाल की चीज़ है, मतलब उसने कहीं न कहीं मेरे को पुश किया कि हाँ। भाई दोबारा से करो। करेक्ट। तो मैंने अगले साल उस चीज़ को, क्योंकि लोगों का रिएक्शन इतना मेरे को अच्छा मिलने लगा। ऑब्वियसली मैराथन, फुल मैराथन रनर के लिए एक जो रिस्पेक्ट हाँ, है वो सो वो वो रिस्पेक्ट मेरे लिए क्या किया, उसने फ्यूल का काम किया। बिल्कुल सो इट बिकेम अ फ्यूल फॉर मी और उस वो फ्यूल आज तक अभी खत्म नहीं हुआ। खत्म नहीं हुआ। सी बिकॉज ऑफ दैट यू आल्सो कॉल्ड मी हियर कि तूने पॉडकास्ट पे बुलाया मुझे। तो सर अब जब ये रनिंग करते हैं, सो ये ग्लाइकोजन बोलते हैं कि अराउंड 20 किलोमीटर्स रनिंग के बाद डिप्लीट हो जाता है बॉडी से। तो हाउ डू यू मैनेज टू रन 42 किलोमीटर्स? सो ग्लाइकोजन क्या है कि बेसिकली आप जब दौड़ने जाते हैं तो 42 की तैयारी करते हैं तो आप ऑब्वियसली न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान देते हैं। बिल्कुल। सो जब आप आपकी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट जो आप लेते हैं तो आप में आपके फ्यूल के रूप में आपके लीवर में और आपकी मसल्स में ग्लाइकोजन के रूप में वो जमा हो जाता है। बिल्कुल। वो एक तरह से आपका टिफ़िन बॉक्स है। आप जब दौड़ते हैं तो 60 टू 90 मिनट्स में बॉडी ग्लाइकोजन से एनर्जी लेती है। राइट। तो अगर आपने वो यूज़ कर लिया हम्म। और आपने कुछ और एनर्जी बॉडी को दिया नहीं, हम्म। सो आपकी एनर्जी ख़त्म होने लगती है 90 मिनट्स के बाद। ओके। तो तभी बोलते हैं हिटिंग द वॉल। हिटिंग द वॉल। हिटिंग द वॉल क्या है, बेसिकली आपकी एनर्जी खत्म हो गई है, अभी ग्लाइकोजन जो आपका खत्म हो गया है और फिर फैट पे जाती है। अब आपकी बॉडी फैट से आपको एनर्जी दे रही है, राइट। बट फैट से लेने वाली एनर्जी जो है ना वो बहुत स्लो प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है। ओके। इसके लिए वहाँ पर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कोई ना कोई आप खाना कुछ होना चाहिए। जैसे मैं जेल लेता हूँ, एनर्जी जेल लेता हूँ मैं। ओके वाइल रनिंग। जी जल, हाँ। सो एवरी 45 मिनट्स फर्स्ट, देखो 60 मिनट्स तक तो आपको एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर 10 किलोमीटर तक दौड़ रहे हो तो आपने जो खाया हुआ है सुबह, वही एनर्जी आपके पास स्टोर्ड है, उसी को आप यूज़ कर सकते हो, बॉडी बिल्कुल। उसको यूज़ करेगी। होता क्या है कि जब आप स्लो रन करते हो तो स्लो रन करने में क्या है कि जब आप एरोबिक जोन में दौड़ते हो, एरोबिक जोन क्या होता है, जोन 2 में रनिंग करते हो, जब आपका हार्ट रेट जो है मैक्सिमम हार्ट रेट के 60 टू 70% होता है। अब आप बोलोगे मैक्सिमम हार्ट रेट क्या होता है? जी। सो अगर आप 220 में से अपना एज को माइनस करोगे तो ओके। जो भी फिगर आएगा, जनरली ये बताया जाता है कि उस हार्ट रेट को आपने मेंटेन करना है, उसको क्रॉस नहीं करना। तो ग्लाइकोजन जो है वो आपके लिए आपकी फ्यूल का काम करता है ठीक है। और उसके बाद आपको हर 45 मिनट्स के बाद कोई ना कोई आपको एनर्जी लेनी चाहिए। डेट्स ले सकते हो आप एनर्जी जेल ले सकते हो, लोग गुड़ भी खाते हैं, अच्छा, ताकि रनिंग इंस्टेंटली के टाइम पे गुड़ खाते हैं। ओके। हाँ एनर्जी लेने के लिए। क्या है कि 42 एक लंबा डिस्टेंस है, बिल्कुल। 42 में आपको करीब 4-5 घंटे दौड़ना है। तो आपकी जो बॉडी में जो आपने जो ग्लाइकोजन जमा करके रखा हुआ है वो तो आपका पहले 1.5 घंटे में ख़त्म हो गया। अब क्या करोगे आप? तो राइट। आपको एनर्जी चाहिए ना, क्योंकि कॉन्स्टेंटली दौड़ रहे हो आप।
राइट। तो वो आपको लेना पड़ेगा। तो ये एनर्जी का मामला है। सर ये रनिंग में अभी आपने ज़ोन 2 तो एक्सप्लेन कर दिया। सर ये VO2 मैक्स एक टर्म यूज़ होता है, तो उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। देखो रनिंग में ना VO2 मैक्स क्या है कि जो लोग बिगिनर्स होते हैं वो लोगों को क्या स्पीड चाहिए, वो कम समय में ख़त्म करना चाहते हैं। ओके। कि अगर आपने जैसे मैंने सब 4 मैराथन की हुई है, फुल मैराथन सब 4 की है, सर या सब ऑडियंस को बताइए सब-4 क्या होता है? बहुत लोगों को पता सब नहीं। 4 का मतलब है कि आपने 4 घंटे से कम समय में फुल मैराथन की है। व्हिच इज़ वेरी हाँ, डिफिकल्ट टास्क। विच तो उसमें थोड़ा एलीट मानते हैं कि ये एलीट रनर है, मतलब कि राइट। भैया अपर लेवल के रनर्स हैं, जी, जी, नॉर्मल बिल्कुल। नहीं है, थोड़ा-सा और बढ़िया है। तो ऐसे ही हाफ मैराथन अगर आपने 145 में की है या 140 100 मिनट क्लब भी लोगों ने बना रखा है कि 100 मिनट्स में जिन्होंने हाफ मैराथन अच्छा, की है, ओके। तो वो एक एलीट क्लास होती है। दे आर सपोज्ड टू बी वेरी गुड रनर्स रनर्स। फिटनेस वाइज़। हाँ, फिटनेस वाइज़, और वो वैसी इमेज बन जाती है उनकी। तो जब आप इस तरह की फास्ट रनिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपका VO2 मैक्स को अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ओके, राइट नाउ माय VO2 मैक्स इज़ 47, तो ये 52 से 47 में चला गया और लास्ट सीज़न में 52 तक गया था ये। ओके। सो VO2 मैक्स क्या है कि जब आप हाईएस्ट एफर्ट लगा रहे हो, हुँ, तब आपकी बॉडी ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम यूज़ कर पा रही है, ओके। वो है। हुँ, अब जो वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट रनर्स हैं हुँ, जैसे एलियूड किपचोगे है जो कि सब 2 में उसने किया हुआ है, ओके। तो उसका जो VO2 मैक्स था 85 था। ओह! और दूसरी बात ये VO2 मैक्स ज़्यादा होना आपको लॉन्जेविटी देता है लाइफ में। वो अच्छा। आपकी बॉडी को सस्टेन रखता है। तो जिन लोगों को जो लोग सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, जिन लोगों को ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, उनका जो VO2 मैक्स है वो बहुत कम होगा, 36 35। सर जो कोई बिगिनर है फॉर एग्जांपल इन द मिड 30s हुँ। एंड वांट्स टू स्टार्ट रनिंग, पहले मतलब हाउ हाउ शुड बी हिज फर्स्ट वीक लुक लाइक? देखो क्या है कि बिल्कुल ही जिसने कभी नहीं किया, हुँ, उसको मैं बोलूँगा कि उसको वॉक रन से शुरू करना चाहिए। ओके, वॉक किया आपने 300 मीटर, फिर 300 मीटर रन किया, 300 वॉक किया, 300 रन किया, ठीक ठीक है। है? जिसने कभी नहीं किया उसकी बात बता रहा हूँ। बिल्कुल। और ग्रेजुअली हर हफ्ते जो है, हुँ, उसको थोड़ा अपना रनिंग का पीरियड बढ़ा देना चाहिए। तो वॉकिंग का कम करके रनिंग का वॉकिंग बढ़ाना का है। कम करके रनिंग का बढ़ाना है, और 1 हफ्ते में 10% से ज़्यादा ग्रोथ नहीं करना है, 10% से ज़्यादा नहीं रखना, अच्छा, ठीक है? वो पेस पे। हाँ, तो ग्रेजुअली ये कीजिए। उसके साथ-साथ जो है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए। राइट। तो मसल स्ट्रेंथनिंग में क्या है, आप रनिंग में क्या-क्या चीज़ें यूज़ होती हैं आपकी? ग्लूट्स यूज़ होता है, हुँ, कोर यूज़ होता है, बिल्कुल। ठीक है? ग्लूट्स, कोर, थाइज़ और काफ, ओके, ये 4 मसल्स जो हैं, आपको इस पर डेडिकेटेड काम करना चाहिए, जिम में जाके वर्कआउट करना चाहिए, ठीक है? हुँ, और दूसरी बात जो है कि एक बात को हमेशा याद रखें कि दौड़ने से पहले, जब आप दौड़ रहे हैं, उससे पहले आपको वार्म अप करना है। ओके। कभी भी कोल्ड बॉडी में स्ट्रेचिंग नहीं करनी है। दौड़ने के बाद स्ट्रेचिंग करनी है, ये लोग को पता नहीं चलता। हुँ, और 80% एरोबिक ज़ोन 2 पे रनिंग करनी है, 20% ही आपको फास्ट रनिंग करनी है। ओके, क्या करते हैं कई बार बिगिनर्स, धीरे-धीरे उनको आदत पड़ जाती है 5-6 किलोमीटर दौड़ने की, तो उनको लगता है कि अब वो दे हैव बिकम अ रनर नाउ। करेक्ट। सो दे स्टार्ट रनिंग वेरी फास्ट, हुँ, और वहाँ पर वो गलत तरीके से आगे बढ़ते हैं और इंजरीज़ हो जाती है। इंजरीज़ हो और जाती है। एक बार शुरू में इंजरी हो गई, जैसे मुझे सबसे पहले प्लांटर fasciitis हुआ था। हुँ, सो सुबह उठने के बाद आपको पैर ज़मीन पे रखा नहीं जाता, हील में बहुत तगड़ा पेन होता है, ओके, प्लांटर fasciitis। फिर आपका सिन स्प्लिंट हो जाते हैं, आपके सिन पे आपका लोड ज़्यादा आता है। आपके नी पे आईटी बैंड की वजह से नी के साइड में पेन आना शुरू होता है, बिकॉज़ आईटी बैंड आपकी बहुत टाइट रहती है। आपको जो मसल्स आपकी जो रनिंग में यूज़ हो रही है, उनको आपको रोलिंग करनी है, उनको उनका टेंशन रिलीज़ करना है, उनकी टाइटनेस को रिलीज़ करना है, और रेस्ट लेना है पूरा। कई रनर्स मैं देखता हूँ कि वो लोग सुबह 4 बजे उठ के रनिंग करने चले जाते हैं, तो नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, क्योंकि नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत आसान है। हुँ, लेकिन जैसे-जैसे मैं रनिंग की फ़ील्ड में आगे बढ़ा हूँ, जैसे-जैसे मैंने टाइम स्पेंड जी। किया है, आई हैव रियलाइज़ कि नींद, स्लीप इज़ वन थिंग जिसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता लाइफ़ कितने आवर्स की स्लीप इम्पोर्टेंट है? में। 7 टू 8 आवर्स। ओके। अगर आपने 8 आवर्स की स्लीप ली, हुँ, तो आपको डायरी में अपने को 1 स्टार देना चाहिए। तो 8 घंटे सोना जो है, ये लग्ज़री नहीं है, ये नेसेसिटी है। हुँ, क्योंकि आपकी कॉग्निटिव पावर इतनी बढ़ जाती है, राइट, आपके माइंड के काम करने की फंक्शनिंग जो है, वो इतनी स्मूथ हो जाती है उससे, और उसकी वजह से जो बेनिफिट आपको मिलते हैं, बिल्कुल। वो 1 घंटा ज़्यादा 1 घंटा ज़्यादा सोने से जो आपको 1 घंटा कम मिला, हाँ,
उसके नुकसान से कहीं ज़्यादा होते हैं। तो उनको सर भी 7 घंटे सोना यूजुअली चाहिए। यूजुअली मैंने सुना है काफ़ी लोग जिनको रनिंग करनी है या फिर सोचते हैं रनिंग करने की, बट एक यूजुअल एक मिथ है या रनिंग से नी को पेन होता है या नी को ट्रबल देखो होता बहुत है। बड़ा मिथ है ये, बिकॉज़ हाँ, मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल हूँ। बिल्कुल सर। आई हैव बीन रनिंग फॉर लास्ट 15 इयर्स और मेरे नी में आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। दैट्स टच वुड, हुँ, ऑब्वियसली टच वुड। लेकिन क्या है कि अगर आप ध्यान नहीं दोगे, हुँ, ज़्यादा तेज़ ओवर स्ट्राइडिंग करोगे, ओवर स्प्रिंटिंग करोगे, प्रॉपर वर्कआउट नहीं करोगे, नी की एक्सरसाइज नहीं करोगे आप, ठीक है? तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। सो आपको कुछ चीज़ों का बहुत ख़्याल रखना है। देखो, आपका एक तो शू की क्वालिटीज़ का बहुत ख़्याल रखना है। क्या होता है कि रनिंग में जब आप यूज़ करते हो, तो बाहर से तो बहुत नए दिखते हैं, राइट। लेकिन जो उनकी कुशनिंग होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। 600 टू 800 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलता कोई भी अच्छा, जूता। ओके। तो कई लोग रियलाइज़ नहीं करते उसको, और सिंस इट इज़ लुकिंग गुड, दे कीप रनिंग इन ओल्ड शूज़। ओल्ड शूज़ तो राइट। उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि पड़ता नीस है। नीस पे दूसरी पड़ता बात, है। टेक्निकली क्या होता है कि आपको ओवर स्ट्राइडिंग करते हो ना, जब ओवर स्ट्राइडिंग करने पर आपका जो हील है वो ज़मीन पर लगता है, तो उससे झटके लगते हैं। तो अच्छा, वो सस्टेन नी को करना पड़ता है। तो आपका रनिंग का पोस्चर कैसा है, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि आपको अपने पोस्चर पर काम करना है। अगर आप स्मूथ रनिंग पोस्चर के साथ रनिंग करेंगे, चेस्ट ओपन रखेंगे, हुँ, बॉडी स्लैंट थोड़ा सा आगे की ओर स्लैंटेड रहनी चाहिए, आपकी रनिंग इकॉनमी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप तेज़ भी दौड़ोगे और किसी भी बॉडी के पार्ट पर आप इंजरी से बचोगे। इंजरी से बचोगे। नी पे इंजरी जो है वो एक बहुत बड़ा मिथ है। फौजा सिंह जो हैं वो 100 साल की उम्र में 100 किलोमीटर दौड़ रहे थे। तो अच्छा, आई मीन कि जब वो लोग दौड़ सकते हैं, सबकी बॉडी देखो मोर और लेस क्या है कि एक जैसी होती है, बिल्कुल। लेकिन अभी किसी के साथ कोई एक इंसिडेंट हो जाए, जैसे हुँ, हम एनएलपी में बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास बहुत सारी आती हैं, तो हम डिलीट करते हैं और जनरलाइजेशन कर देते हैं कई बार बिल्कुल। चीज़ों का, कि भाई एक का नी खराब हुआ है तो आपको लगता है कि सबका नी सबका खराब हो नहीं जाएगा। खराब हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नी खराब हो गया बिकॉज उन्होंने ठीक से रनिंग नहीं किया। हुँ, तो उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने दूसरों को बोला कि भाई कि रनिंग रनिंग नहीं से नहीं करनी खराब चाहिए, हो रहा नी है। खराब होता है। अब वो एक ने बोला तो सबके ऊपर लागू कर दिया वो। बिल्कुल, लेकिन आप उसकी भी सुनो ना, मेरी भी तो सुनो। बिल्कुल, मैं भी तो एक हूँ, मैं भी 15 साल से दौड़ रहा हूँ, मेरा नी खराब नहीं हुआ। राइट। अभी भी मैं 58 की एज में, अभी इस साल का मेरा टारगेट और भी फास्ट दौड़ने का है। मेरा टारगेट सब 4 से भी नीचे 345 का टारगेट है। वाओ सर! तो मैं तेज़ रनिंग की ट्राई करने वाला हूँ। लेकिन ये सोच के कि नी खराब हो जाएँगे, आप दौड़ो ही मत, तो आप मतलब स्वर्ग को ठुकरा रहे हो। क्योंकि दौड़ने से जो आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं, हाँ, वो नी खराब होने के खतरे से कहीं ज़्यादा मतलब बड़े हैं। बड़े। सर अभी यूजुअली मैराथन रनर्स जिनको देखा है मैंने, सो विथ माय लिमिटेड नॉलेज आई एम सेइंग दिस कि वो काफ़ी लीन होते हैं। मतलब उनके मसल्स इतने नहीं होते। पर जबकि आप 15 ईयर्स से दौड़ रहे हो, मैं अभी आपको देख रही हूँ, तो आपकी वेल बिल्ट नहीं बॉडी है। रिद्धि, इसमें क्या होता है ना कि आप अगर बैलेंस करके चलोगे, आप हाँ, अगर आपका न्यूट्रिशन बहुत बैलेंस्ड है, आपका प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा है, राइट। जितना बॉडी में आप लगा रहे हो एफर्ट, उतना आप न्यूट्रिशन से ले भी रहे हो, हुँ, आप जिम जा रहे हो, प्रॉपर मसल्स पे काम कर रहे हो। देखो, मसल्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मसल्स ही आपकी ज़िंदगी है। मसल्स ही आपको ज़िंदगी देने वाले हैं। मृत्यु आती है जब मसल ख़त्म हो जाती है और जब आप खड़े भी नहीं रह पाते। सो मृत्यु जो है आपको ज़मीन पे लिटा देती है, बिकॉज यू आपकी मसल्स में इतनी पावर ही नहीं कि आपको खड़ा कर सके। बिल्कुल। तो सारी एनर्जी मसल से आने वाली, तो मसल्स को आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको रेगुलर स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी। मेरी माँ 82 ईयर्स की है अच्छा, और मैं माँ को रोज़ 5 स्क्वाट्स करवाता हूँ, जस्ट अच्छा, बिकॉज कि मुझे मालूम है कि पैर स्ट्रांग होने कितने ज़रूरी है। पैर कमज़ोर पड़ते नहीं हैं कि मृत्यु आपके ज़िंदगी में दस्तक देना शुरू कर देती है। सो माँ के पैर मैं स्ट्रांग बना के रखना चाहता हूँ। तो वो हालाँकि वो एक दरवाजे से का बिल्कुल, सपोर्ट लेके करती हैं, लेकिन मैं ये इंश्योर करता हूँ इमोशनली उनको, कई बार इमोशनली उनको ब्लैकमेल करता हूँ कि करता हूँ। भैया करना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ इसलिए कर। करेक्ट। तो वो बिकॉज़ ऑफ दैट वो अभी भी 82 83 ईयर्स की एज में भी वो सोसाइटी के 2-2 चक्कर लगाती हैं। पैर तो ज़िंदगी को लंबा खींचना है आपने करेक्ट। अगर, तो पैरों को आपको स्ट्रॉन्ग बना के रखना। सर अभी आपने इतने रन किए हैं तो ऑब्वियसली आपका एक रनिंग ग्रुप होगा। तो आपको ऐसा कोई एक पर्टिकुलर रन याद आ रहा है कि जहाँ पे आपने किसी को पुश किया है या फिर आपका कोई नहीं, टीम हमारे मेंबर नहीं कर रहा है या समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपको याद आ रहा है अभी? देखो, रनिंग में तो क्या है कि रनिंग इज़ ऑल अबाउट कॉमरेडरी। क्योंकि करेक्ट। हम लोग 2019 में एक ही सोसाइटी से
7 लोग थे अच्छा जो कि हम साउथ अफ्रीका में कॉमरेड मैराथन करने गए थे. इट इज़ अ 90 किलोमीटर रन ओके फ्रॉम डरबन सिटी टू पीटर मारिजबर्ग ओके एंड इट्स अ हिल. तो उस पर हम अपनी सोसाइटी के 7 लोग गए थे. उसमें प्रसून सिकदर भी था और गौतम दास, ओके ये सब लोग थे इसमें. एंड हमारा बहुत एक हेल्दी कंपटीशन है. अच्छा सो मेरी अगर किताब एक है खुद से जीत, हाँ खुद से जीत में मैंने उसका पूरा डिटेल में लिखा हुआ है. ओके सो गौतम दास और मेरा बहुत एक हेल्दी कंपटीशन चलता है. वो कई बार मुझे हरा चुका है, हाँ लेकिन वहाँ पर क्या हुआ था कि वो बहुत आगे निकल गया था मुझसे और करीब 86 87 किलोमीटर के पास वो मुझे पीछे से दिखा. अच्छा सो साइड में ना वाटर स्टेशन था, ओके तो काफ़ी लोग पानी पी रहे थे. हम्म सो मैंने क्या किया कि वो वाटर स्टेशन में चला गया हाँ और बीच में से घुस के वो बिना उसको दिखे और आगे भाग गया. अच्छा तो आज भी वो मुझे बोलता है, कैप्टन अगर दिख जाता ना हाँ तो मैं तेरे को छोड़ता नहीं. तो राइट बिकॉज ही हैड सो मच ऑफ एडवांटेज, पहले बहुत किलोमीटर आगे चला गया था. तो मैं उसको बोलता हूँ कि मैं इसीलिए तेरे को दिखा नहीं, बिकॉज मुझे ये मालूम था कि मैं अगर तुझे को दिख गया तो तू मुझे छोड़ेगा नहीं. तो ये फ्रेंडशिप काफी अलग तो लेवल की होती है हाँ, तो ये बहुत गहरी फ्रेंडशिप होती है. जैसे बिल्कुल आज भी क्या था कि एक मेरा दोस्त है अमित डालमिया, तो पहले मैं 4 महीने पहले उसको पुश कर रहा था बिकॉज ट्रेनिंग मेरी बहुत अच्छी चल रही थी. तो आज वो मुझे पुश कर रहा था, ओके कम ऑन कैप्टन, बिकॉज अभी उसकी ट्रेनिंग अच्छी चल अच्छी रही चल है. रही है राइट सो ऐसा तो ये मतलब फ्रेंडशिप्स एकदम डिफरेंट लेवल की होती है और बहुत स्ट्रांग होती है. बहुत स्ट्रांग और ये फ्रेंडशिप सिर्फ आपके रनिंग तक ही लिमिटेड नहीं रहती, बिकॉज ये फ्रेंडशिप आपके लाइफ में और दूसरी चीज़ों में चली जाती है. हम लोग कई बार, एक बार श्रीलंका घूमने गए चारों दोस्त हम लोग. अच्छा तो इस तरह के काम भी होते हैं, आपके बिजनेस में काम आते हैं दोस्त एक दूसरे के तो यूजुअली सपोर्ट लोगों को करते हैं. लगता है कि सोशलाइजिंग करने से ही दोस्ती बनती है बट एक्चुअली दिस इज अ वेरी Best- प्योर फॉर्म ऑफ हाँ, फ्रेंडशिप अगर आप रनिंग में साथ में ग्रुप में हो तो आप समझिए कि इसकी एक अलग ही लेवल की दोस्ती वो होती है. आपके सर चेहरे से ही दिख रहा है कि आप कितने खुश मैंने हो के बात कर रहे हो असल में क्या है कि हम लोग सुबह इतना मजा लेते हैं और हाँ बात करते हुए इतनी हमको हंसी आती है. हाँ और हर संडे को वी ओनली लुक फॉर संडे कि जब सुबह 6 बजे हो तो हम दौड़ना शुरू करें. अच्छा और जनरली वी एंड अप डूइंग 21K, 32K, 30K काइंड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं. उसके बाद फिर देन वी सिट टुगेदर, वी चिट चैट, और उसमें बहुत तरह की बातें होती है. तो इतना हंसी जो है, जो हास्य रस जो तो बहता है वहाँ पूरे पर, वीक का जो सबका स्ट्रेस है वो आई थिंक संडे मॉर्निंग को निकल जाता हाँ, है निकल जाता है. Right. वैसे रनिंग में क्या होता है कि कोई जनरली स्ट्रेस लेता भी नहीं, बिकॉज रनिंग चुपचाप से आपकी विल पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही होती है. आपको पता नहीं चल पाता. विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बिकॉज आपको क्या है कि आपने बॉडी में पेन है, बॉडी में प्रॉब्लम चल रही है, आप फिर भी बोल रहे हो यार इतना तो मेरे को करना ही है, बिल्कुल और रिपीटेडली आप वो करते जा रहे हो. तो क्या हो रहा है, आपकी जो माइंड की जो विल पावर की मसल है वो ट्रेन हो रही है. ट्रेन वो इतनी ट्रेन हो जाती है कि अच्छा, हर चीज़ की मेमोरी रहती है आपकी, मसल मेमोरी बोलते मसल हैं. मेमोरी राइट अगर मैंने 90 किलोमीटर वहाँ किया, 100 किलोमीटर का मैंने बॉर्डर रन किया, तो वो 100 किलोमीटर एक बार करने से मुझे जो मेडल मिला, दैट इज नॉट द ओनली रिवॉर्ड दैट आई गॉट. वो जो मेरी मेमोरी रह गई है उसकी, राइट वो भी मेरे को रिवॉर्ड है. क्योंकि अभी कोई भी ऐसा टफ आएगा, तो मुझे पता है कि मैंने 100 किलोमीटर पे किया हुआ है. करेक्ट सो 100 से नीचे की जो डिस्टेंस रहेगी, सपोज 80 किलोमीटर का मुझे करना है, नाउ दैट आई हैव डन 100, तो मुझे उसकी याद है कि करेक्ट मुझे जो मुश्किल आई थी उसको मैंने क्रॉस किया था, Correct. ओवरकम किया था करेक्ट चैलेंजेस को. मसल मेमोरी है वो तो वो है, तो 80 तो मैं कर ही लूंगा. बिल्कुल 120 की बात आएगी तो उस पे हम सोचेंगे भैया 100 तो मैंने किया हुआ है, किया हुआ है 20 का और 20 थोड़ा. और करना है बस तो दैट्स लवली इस तरह आप, अच्छा दूसरी फिर बाकी की जो चैलेंज होते हैं, बिजनेस में कोई चैलेंज आ गया, जॉब में चैलेंज आ गया, बिल्कुल वहां भी सेम मसल यूज होनी है, वो वहां भी विल पावर यूज कि मैंने होनी है. ये तो कर लिया था बस अभी इतना ही पुश करना है नहीं, विल पावर को थोड़ी ये पता है कि यार ये रनिंग में यूज कर रहा है, ये बिजनेस में यूज कर रहा है. आप कहीं लाइफ की सिचुएशन, फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई है, फैमिली किसी चैलेंज से गुजर रही है, वहां पे क्या करोगे, वहां भी तो आप वही सेम माइंड यूज कर रहे हो ना, करेक्ट तो वहां भी वही चीज हेल्प करती है. तो रनिंग से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है रनिंग से 360 डिग्री आपको, आपकी पर्सनैलिटी बन रही है, आपका माइंड बन रहा है, आपकी विल पावर बन रही है, आप बिल्कुल सस्टेन करना जानते हो, वही चीज़ स्पिल होती है. दूसरी बात ये कि आपको देख देख के आपके फैमिली मेम्बर, जी जैसे मेरी वाइफ ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग, ओके माई डॉटर स्टार्टेड रनिंग, तो वो लोग को भी देखो बच्चों को कभी भी, मैं इस बात के बहुत खिलाफ हूँ कि आप बच्चों को तो डू दिस डू दैट, राइट डोंट मेक किड्स डू व्हाट यू वांट, डू योरसेल्फ व्हाटएवर यू वांट देम टू डू. और करेक्ट डेली आप मेडिटेशन रोज कर रहे हो उनके सामने,
तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेडिटेशन करो, वो अपने आप से उनको मिलेगा। वो देख के सीखते हैं। देख के ही सीखते हैं। राइट। कोई तरीका सीखने का वही है, जो बोल बोल के करते हैं ना और खुद से नहीं करते। एक बार एक छोटी सी कहानी है, एक महिला जो है बच्चे को लेके महात्मा गांधी जी के पास गई और बोला कि बापू ये बच्चा जो है इतनी चीनी खाता है, इतनी चीनी खाता है, क्या बताऊं, इसके दांत सड़ गए हैं, छुड़वा दो इसको। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं छुड़वाता हूँ इसको, तुम ऐसा करना कि 15 दिन के बाद आना, मैं बताता हूँ क्या करना है। तो वो 15 दिन के बाद गए, तो महिला ने पूछा कि आपने वो 15 दिन पहले बताया क्यों नहीं, 15 दिन बाद क्यों बुलाया? बोला कि क्योंकि मैं भी मीठा खाता था। तो मैं वो बात कैसे बता सकता हूँ, मैंने छोड़ दिया। तो 15 दिन मैंने खाया नहीं, अब मैं बता सकता हूँ। करेक्ट। सो आपको जो आप दूसरे को सिखाना चाहते हो पहले खुद करना पड़ेगा। सो पेरेंट्स अगर खुद से करना शुरू करें, अपनी लाइफ से सुबह जल्दी उठना शुरू करें, बिल्कुल हेल्दी खाना शुरू, घर में हेल्दी खाना खा रहे हैं, बिल्कुल, तो बच्चा अपने आप ही हेल्दी खाएगा ना। अभी खुद तो आप जंक खा रहे हो, जंक खा रहे हो, और बच्चे को बोल रहे हो हेल्दी खाओ। हाँ हेल्दी खाओ, कैसे होगा बताओ? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये तो काफ़ी बहुत बड़ी लर्निंग है कि पहले अपने आप को करना चाहिए, फिर हमें बच्चों से एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये करो। और दूसरी बात देखो, मैं एक बात बोलता हूँ कि आप बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस लाइफ में ले सकते हो, क्यों नहीं कर पाते लोग बताओ? दिक्कत क्या है? क्योंकि हमेशा गोल को बहुत बड़ा बना देते हैं। ये बहुत छोटे छोटे गोल्स बनाने बहुत जरूरी हैं। छोटे स्टार्टिंग कर रहे हो आप रनिंग की, आप सोचो यार मैं किस तरह 5 किलोमीटर करूँ। आज जैसे मैंने 21 दौड़ा, तो पहला मेरा टारगेट था फर्स्ट 5 खत्म करना। ओके। फर्स्ट 5 के बाद माइंड को बहुत तरीकों से आप बेवकूफ़ बना सकते हो। राइट। क्योंकि माइंड ही गड़बड़ करता है ना, तो माइंड को उल्लू बनाओ। माइंड को ये पता नहीं है कि रियल और काल्पनिक में फ़र्क होता है, कुछ पता नहीं है। सो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है जिसको मैं बहुत यूज़ करता हूँ रनिंग में। एंड रिजल्ट को पहले ही आपने विजुअलाइज कर लिया कि जो एंड है, एंड में मैं इंजरी फ्री और हैप्पी स्टेट में मैंने ख़त्म किया, ये मैंने देख लिया, ये मेरे सबकॉन्शियस में चला गया। नाउ द सबकॉन्शियस विल ऑटोमेटिकली गवर्न मी। तो इसी को मैनिफेस्टेशन बोलते हैं सर? एग्जैक्टली। यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। नाउ लुक एट अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। आप सोचो कि आप बन गए हो, आप 1 करोड़ की गाड़ी में जा रहे हो, तो आपको कैसे फील आ रही है? बिल्कुल। और आप बिजनेस मीटिंग में कर रहे हो, तो आपको बिजनेस मीटिंग में बड़े बड़े लोग मिल रहे हैं, मुकेश अंबानी जी आपके साथ खड़े हैं, बिल्कुल। आप मुकेश अंबानी से चैट कर रहे हो, आप फील क्या आ रही है आपको? सारा खेल इमोशन का है। इमोशन का। सो वो इमोशंस को जीना है आपने। राइट। सो इफ यू स्टार्ट लिविंग दैट इमोशन, बिल्कुल, तो फिर वो इंसिडेंट जो है बिजनेस में सफल होना जो है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। राइट। इट्स समथिंग विच इज वेटिंग टू हैपन, है ना? सर मैं जितने भी लोगों से मिलती हूँ, आपकी एनर्जी और ऑरा कुछ अलग ही है। मतलब जब से आप आए हो, आई हैव सीन यू आर बीइंग द मोस्ट एनर्जेटिक पर्सन। तो व्हाट इज द मंत्रा बिहाइंड दिस? व्हाट डू यू डू? देखो रिद्धि, ये सवाल पे मैं बहुत खुश हुआ। एटलीस्ट यू नोटिस्ड इट, यस, कि तुमने एब्सोल्युटली। नोट किया कि कुछ तो बात है, कुछ यू आर एनर्जी लुकिंग लेवल। मतलब टचवुड बट वेरी हैप्पी, वेरी एनर्जेटिक। हाँ। तो वो ऑरा जब आप एंटर करे तब से मैं वो फील कर रही हूँ। मैं उसको बताता हूँ क्या है कि देखो, यहाँ पर हम चलेंगे वेदांत की ओर। ओके। क्योंकि जब आप जीवन में मृत्यु के भय से बाहर निकल जाते हैं, हम्म। हर तरह के भय से बाहर निकल जाते हैं, ओके। और जब आप अपने को एक चेतना के रूप में पहचान जाते हैं कि यू आर अ कॉन्शियसनेस, जब बस वहाँ के बाद आपकी सारी यात्रा जो है, संसार जो ये इल्यूजन है, माया है, ये जो संसार है ना, ये प्रेसिडेंट बनते रहेंगे, कंट्रीज में सरकारें चेंज होती रहेंगी, ये एक सर्कल है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। आपने उसमें से कोई मीनिंग निकालते हो, आप सोचते हो यार ऐसा हो जाए, एक छोटा सा मीनिंग निकालते हो और उसी में फंस जाते हो आप। बिल्कुल, वो लूप में अटक जाते हो। लेकिन लाइफ जो है बहुत ही गजब है। आपके मन में इतने रहस्य हैं, आपके जो बॉडी बनाई इतनी कीमती बॉडी है, तो 82 लाख योनियों के बाद इंसान का जन्म मिलता है। जो अमेवा से शुरू हुआ, सिंगल सेल से शुरू हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, जो सफ़र, वो इतने लाख साल लगे करेक्ट, पृथ्वी 82 लाख पर जो है। तो आप तब जाके आपको एक ऐसी कॉन्शियसनेस मिली है जो कि कमाल की है। बिल्कुल। आपकी जो चेतना है वो इतनी पावर है उसमें कि वो अनलिमिटेड है। Right. लेकिन आपने उसको माइंड में कैप्चर कर लिया, और माइंड इज लिमिटेड। Correct. सो आपने अपने अनलिमिटेडनेस को लिमिटेड बना दिया, तो आपको तो दुख होगा ही। आप चाहें तो शिफ्ट करके आप अपने को चेतना, जैसे आप मानोगे कि यार आप कॉन्शियसनेस हो, आप फिल्म नहीं हो जो पर्दे पे चल रही है, अब वो पर्दा हो।
आप बादल नहीं हो, आप आसमान हो। वाह सर। आप लहर हो, लेकिन आप कहाँ हो? महाचेतना समंदर का हिस्सा हो आप वहीं से पैदा हुए थे, उसी में मिल जाओगे। आई विल टेल यू वन थिंग, ये स्पेस है ना, ये कॉन्शियसनेस है, ठीक है? इस पे हम एक घर बना दें, तो घर के अंदर जो स्पेस है वो क्या होगा? वो सेम होगा ना, बिल्कुल वो भी कॉन्शियसनेस है। राइट। सो अगर घर को तोड़ दिया जाए तो वो कॉन्शियसनेस कहाँ चली जाएगी? मिल जाएगी। मिल जाएगी, राइट? बिल्कुल। सो वैसे आप हो, आपके आने से पहले कुछ नहीं था, कॉन्शियसनेस थी। आपकी बॉडी आई, बॉडी में कॉन्शियसनेस आई, ठीक है? तो वो घर बन गया। बिल्कुल। अब वो आपकी कॉन्शियसनेस में और जो कॉन्शियसनेस पहले से थी उसमें कोई फर्क नहीं है, आप वहीं से पैदा हुए। बिल्कुल फिर से आप बॉडी खत्म हो जाएगी, आप उसी में चले जाओगे आप। राइट। सो जब इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाओगे तो आपको मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। क्यों? आप सोचते हैं मैं बॉडी हूँ तो मैं तो मर जाऊंगा एक दिन, तो उसी के फियर में हम उसी सब में कर रहे डर हैं। रहता है। तो उसमें उसी डर से 90% एंजाइटी तो उसी से होती है, चुपचाप से हो रही होती है कि मेरा टाइम जा रहा है, मैं तो ओल्ड होते जा रही हूँ, और मेरा 32 साल का हो गया, मैं 35 का हो गया, 40 का हो गया, अभी क्या होगा? सो आप कभी इस मोमेंट में रह नहीं पाते बिल्कुल सर। अनलेस अंटिल यू डोंट स्टे इन अ मोमेंट। मैंने एक किताब पढ़ी थी जो कि एखार्ट टोल की द पावर ऑफ नाउ। ओके सो जब मैंने वो किताब पढ़ी थी उस दिन मैं विस्की पी रहा था, ओके और विस्की का सिप लिया मैंने, और विस्की का सिप लेके मैंने कहा कि उसकी किताब पावर ऑफ नाउ नाउ की मैं वो पढ़ रहा था। तो मैंने कहा ओके, लेट मी बी इन नो दिस मोमेंट, दिस मोमेंट। लेट मी फील दिस मोमेंट। तो आई रोल्ड दैट ड्रिंक, और उसको जब वो अंदर गया तो मैंने उसको ऐसे कैसे वो भिगाते हुए जा रहा अंदर, पूरा फील किया उसको, पूरा नीचे जा रहा था। सडनली आई रियलाइज कि ओह यार, दिस इज वेरी पावरफुल। एंड आई रियलाइज कि स्मोकिंग में मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी। स्मोकिंग क्या करती है बताओ आपको? यू स्मोक द सिगरेट, आपकी हैबिट है, आपको निकोटीन बॉडी को चाहिए, एंड नाउ आफ्टर सम टाइम आप अपने काम के कुछ कर रहे हो, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड यू आर वेटिंग फॉर द अनदर सिगरेट, जब आप वापस से सिगरेट पियोगे। ओके सो आप कभी भी मूवमेंट में नहीं हो। यू आर ऑलवेज इन अ वेटिंग मोड। आपकी कॉन्फ्रेंस चल रही है, आपका ध्यान है कि कॉन्फ्रेंस के बाद 10 मिनट का ब्रेक होगा, मैं स्मोक तो मैं करूंगा। सिगरेट पीऊंगा। करेक्ट। सो ये मेरे को बहुत तकलीफ करता था कि यार मैं कहा ये मोमेंट पे तो मैं रह ही नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि आप वो टाइम का ही तो ढूंढ रहे हो। दैट इज द रीजन मैंने उसको आई क्विट स्मोकिंग, बिकॉज वो मेरे को नाव में रहने नहीं दे रही थी, आगे आगे लेके जा रहा था। तो सर आप स्मोकिंग करते थे, फिर भी आप रनिंग करते थे, आप उसके साथ एडिटोरियल्स करते हो, जी। सो वो तो काफ़ी स्ट्रेसफुल वर्क है, तो ये सब में आप कैसे मैनेज करते हो? ये सब में क्या है कि आप अनलिमिटेड हो, हम्म आपकी में इतनी एनर्जी है, प्रोवाइडेड कि आप जो आपका सोर्स है वहाँ से कनेक्ट हो जाओ। ओके सो अगर आपने सुप्रीम कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर लिया तो उसके बाद संसार में कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं रह जाती है। मतलब इट इज़ फॉर यू टू डिसाइड कि यार मैं क्या करूं। संसार में कुछ भी चीज़ को पाना असंभव नहीं है, लेकिन क्या पाना है ये बहुत काम की चीज़ है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। बिकॉज आपने कुछ चूज कर लिया, ऐसी बेवकूफ़ी वाली चीज़ कि मेरे को अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है, तो आप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाओगे, लेकिन इज इट वर्थ कि यार मैं 24 घंटे स्ट्रेस में ही रहूं? मतलब वो कोई जीवन है क्या? लेकिन अब आप बोलोगे संसार को दिखाने के लिए, भाई जीवन आपको अपने लिए जीना है, मोक्ष प्राप्ति आप ही को करनी है, आप संसार के लिए क्यों जी रहे हो? सर ये एडवाइस मेरे लिए एकदम सबसे काम की थी, क्योंकि आपने ये जो वर्ड बोले आई थिंक ये सबको सोचना चाहिए इसके ऊपर, और मैं भी खुद सोचूंगी घर जाके कि जो एफर्ट हम कर रहे हैं या फिर जो हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, इज इट रियली वर्थ इट और नॉट? करेक्ट करेक्ट। जो मेडिटेशन का जो मैं रास्ता बताता हूँ ना, बिल्कुल। वो रास्ता अलग रास्ता नहीं है, वो रास्ता संसार में आके अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने का रास्ता है। सो जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, और हमारी अपनी बॉडी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक बॉडी मिली है तो इस बॉडी को बेस्टेस्ट जो फॉर्म है उस फॉर्म में रहनी चाहिए बॉडी। बिल्कुल। आप अगर फिट रह सकते हो तो फिट रहो ना, रहो। फिट रहो तो आप हमेशा आप एक एनर्जी बनी रहती है, ये बड़ा एक पॉजिटिव लूप बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लूप को पॉजिटिव बनाओ। देखो थॉट से इमोशन पैदा होते हैं, इमोशन से वाइब्रेशन एनर्जी पैदा होती है, एनर्जी से एक्शन आता है, एक्शन से रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल। ठीक है, अब आपका जो थॉट है वो नेगेटिव हो गया तो सारा लूप नेगेटिव हो सारा लूप नेगेटिव हो गया। सो आपको थॉट पॉजिटिव रखना है। थॉट पॉजिटिव कैसे रखें? आपकी जो सेल्फ टॉक है, आप जो खुद से बात करते हो,
उसके ऊपर नज़र बना के रखो कि आप खुद से क्या बोल रहे हो। आप लिमिटिंग बातें बोल रहे हो खुद से कि तू ऐसा नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा ऐसे, या बोल रहे हो यार देखी जाएगी, कर ले, तू कर सकता है। सो आप खुद से जो बात करते हो ना, दैट डिफाइंस योर फ्यूचर, दैट डिफाइंस कि वेदर यू आर गोइंग टू अचीव सक्सेस और यू आर गोइंग टू फेल। So self-talk is very important. Self talk is the only thing which is important, Right. is the only thing which is going to actually account for. Right. अब सेल्फ टॉक को पहचानने के लिए भी आपको ऑब्जर्व करने की पावर होनी चाहिए। सो घूम फिर के बातें आ जाती है मेडिटेशन पे। तो 5 मिनट आपको रोज बैठना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट डोंट मूव, जस्ट जस्ट वॉच। देखो दुनिया में सबसे मुश्किल काम बताऊँ क्या है? हाँ, सबसे मुश्किल काम है कि कुछ ना करना। बिल्कुल। यही काम आपको कुछ नहीं करना है। क्योंकि मेडिटेशन करने जब बैठते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो वो टाइम पे जब आँख बंद करके ऐसे शांत बैठना चाहते हैं तो इतने थॉट्स माइंड में आते हैं हाँ, कि फिर वो ऐसा लगता है कि बस ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो वो थॉट्स को आने देना है, वो थॉट्स, लेट द थॉट्स कम, राइट। और आपको उनको एब्जॉर्व करना है। बस आपको क्या करना है कि रोज 5 मिनट तो निकालना है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं क्या बोलता हूँ, 24 घंटे में से 5 मिनट, बिल्कुल। और जिस चीज से आपको मैक्सिमम इम्पैक्ट मिल सकता है राइट, उसको 5 मिनट आप नहीं दोगे क्या? जॉब में आप 8-8 घंटे 12-12 घंटे काम करते हो, लेकिन जो चीज आपको लाइफ में असली रहस्य आपको जिंदगी समझाने वाली है, बिल्कुल। जो कि आपकी असली पावर्स को जगाने वाली है, राइट। जो कि आपको बहुत बड़ा थिंकर, फिलोसोफर, बहुत बड़ा सक्सेसफुल। हाँ बनाने वाली है, उस चीज को 5 मिनट नहीं दोगे क्या? बिल्कुल। सर, आखिरी क्वेश्चन है मेरा। जी। हमारे ऑडियंस जो सुन रही है, तो 5 ऐसी चीज़ें आप बताइए जो उनको डेली लाइफ में करनी चाहिए। देखो मैं जो करता हूँ ना, बिल्कुल मैं सर। वही बता देता हूँ। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले मैं करता हूँ, हारमोनियम लेके मैं रियाज करता हूँ। संगीत जो है ना, बेसिकली वो आत्मा का खुराक है, आत्मा का भोजन है। हम्म, तो आपको संगीत से पक्का जुड़ना चाहिए, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट आपको सीखना चाहिए, ओके। और आप कुछ नहीं तो वोकल पे काम करो आप। ये एक आनंद का अद्भुत महासागर है। दूसरा, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। ठीक है। मैं करता हूँ कम से कम 20 मिनट, मेरा मिनिमम 20 मिनट का है। ओके। ठीक है। तीसरा, आपको प्राणायाम करनी चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। राइट। 6 प्राणायाम है जो मैं रोज करता हूँ। बिल्कुल। पहला कुंभक प्राणायाम है, मुंह से सांस लेनी है और आवाज करते हुए सांस छोड़नी है। ओके। दूसरा कपाल भाती, बिल्कुल। कपाल भाती है फोर्सफुल एक्सहेलेशन। करेक्ट। तीसरा आपका अनुलोम विलोम है, एक नाक से सांस लो, एक नाक से सांस छोड़ो। चौथा आपका भ्रस्त्रिका है। पांचवा आपका उज्जयी प्राणायाम है, जब थ्रोट से सांस लेते हो। छठा आपका भ्रामरी है, जहाँ पर कि आंख और कान बंद करके बिल्कुल। जैसे भंवरा। बिल्कुल साउंड। तो 6 प्राणायाम करने। उसके बाद ग्रेटिट्यूड लिखना बहुत जरूरी है। यू मस्ट एवरी डे यू मस्ट राइट ग्रेटिट्यूड, और उसमें मैं तरीका बता देता हूँ। जी। 3 तो मैं लिखता हूँ जो चीज़ें मेरी लाइफ में हैं, और रोज अलग अलग चीज़ें। जो लाइफ में चीज़ें होती है उसकी ओर हम देखते नहीं है, जो नहीं होती है उसकी उसको ओर। पाने की कोशिश करते हैं। तो जो है उसके लिए धन्यवाद तो बोलो, जी। और जो नहीं है उनके लिए भी आप धन्यवाद दे दो। मैनिफेस्टेशन। जो नहीं है, जी। जैसे मेरे को अपनी कंपनी 100 करोड़ की कंपनी बनानी है, तो मैं क्या लिखता हूँ कि ग्रेटिट्यूड फॉर मेकिंग माय कंपनी 100 करोड़ कंपनी। ठीक है। तो यूनिवर्स किसी ग्रेटिट्यूड को, किसी धन्यवाद का ड्यू नहीं रखता, दे देता है। वो दे देता है, वो उसको उसके बाद कमी नहीं है कोई, वो कोई ड्यू नहीं रखता। राइट। पांचवी जो चीज़ है वो है मूवमेंट, फिजिकल ट्रेनिंग। आपकी बॉडी पर आपको काम बहुत ज़रूरी करना है। कुछ ना कुछ योगा करो, चाहे आप जिम में वर्कआउट करो, चाहे रनिंग करो। कार्डियो, आपका जो हार्ट है ना, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग, राइट। हार्ट शुड बी स्ट्रॉन्ग। तो बिल्कुल। आपको कार्डियो वर्कआउट जरूर करना चाहिए। ठीक है। तो 5 चीज़ करो। उसके अलावा देखो, किताबें पढ़ना है समथिंग जो कि मैं आई जस्ट लव इट। राइट। एक आदमी ने 3 साल लगा के किताब लिखी, तो जो लिखी वो 3 घंटे में आप ले लो। बिल्कुल। तो किताबें भी जरूर पढ़नी चाहिए, तो Right. कम से कम इतने काम तो करने चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, एक लास्ट का काम बताता हूँ जी सर। जिसने मेरी लाइफ में सबसे बड़ा बदलाव लेके आया। मैं आपको पूछने ही वाली थी। मैं अपनी माँ के पैर में अपना सर रखता हूँ सुबह उठने के बाद, लिटरली सर रखता हूँ, मतलब घुटने रख के सर माँ के चरणों में। क्या होता है इससे? माँ के दिल से आशीर्वाद निकलता है कि बेटा जो तेरी इच्छा हो ना वो पक्का पूरी हो। लोग प्रणाम भी नहीं करते, बिल्कुल। तो जब आप इतने उससे माँ को प्रणाम करते हो तो माँ के आत्मा से, आशीर्वाद निकलता है आपके और लिए। ये जो है ना, ये नेचर में सब कुछ अदृश्य है,
कुछ चीज़ दिख नहीं रही, देखो मेरी आवाज़ कैसे पहुँच रही है, कुछ ना कुछ माध्यम है। बिल्कुल सो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड इंट्यूशन, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड जो आप सोचते हो उसकी पावर टेलीपैथी होती है। राइट तो ये सारी अदृश्य शक्तियाँ हैं। हम्म माँ के आशीर्वाद की जो शक्ति है वो दिखती नहीं है, बिल्कुल लेकिन वो जो कमाल करती है। आती है बिल्कुल सो आपके पास कुछ भी नहीं है लाइफ में, तो आप कम से कम माँ अगर है, तो हाँ। माँ का आशीर्वाद ही ले लो भाई सुबह-सुबह। उसी से आपकी सब कुछ हो जाएगा। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माय शो। काफ़ी एकदम ऑनेस्ट और वंडरफुल एडवाइस आपने दी, और आई थिंक जो भी हमारे ऑडियंस सुन रहे हैं वो सब अगर ये फॉलो करे तो लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। तो रिद्धि जी, आपने मुझे बुलाया तो मैं भी आई फील रियली ग्रेटफुल कि यू गिव मी अ चांस टू कम हियर एंड टॉक टू यू, एंड आई फाइंड यू वंडरफुली पॉजिटिव गर्ल, थैंक यू सर। एंड आप जो कर रही हैं उसमें आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी, और नोबडी कैन स्टॉप यू, you, बिकॉज ये sir. मेहनत का काम है। शुरू में दिक्कतें आती हैं, शुरू में बहुत एनर्जी लगती है, और थोड़ा सा मन में रहता है, दुविधा रहती है, होगा नहीं होगा, राइट सर। बट ये 100% आप सक्सेसफुल रहेंगी, Thank नो you. डाउट अबाउट दैट, थैंक यू सर। एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो इसे ज़रूर शेयर करिए। अपना ख्याल रखिए। दिस वॉज द स्ट्रैटेजी रूम बाय रिद्धि। थैंक यू।